नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। जोरदार तालियां एफपीआरटी की टीम के लिए और जोरदार तालियां हमारे प्रेसिडेंट श्री राजेश चेतन जी के लिए और जोरदार तालियां कोचकपुरी जी के लिए। दोस्तों, हम अपने सेशन की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं। आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जिस भी इसको मानते हैं उसका ध्यान करते हुए हम सरस्वती की वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुप्रभा सामता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाया पहा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट। दोस्तों, हमारे अतुल भाई जो हमारे ट्रेजरर हैं, उनके 7 तारीख को, कौन सी डेट थी सर? परसों उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तो आप सबसे विनती है, 1 मिनट का हम मौन करेंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े होके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, लास्ट वीक में किसी भी भाई की कोई अच्छी शेयरिंग, अच्छी सेल, अच्छा एक्सपीरियंस कुछ भी है, आप आगे आएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप आए प्लीज, आइए प्लीज, आइए आइए। अरे जो भी आता है वो बोलना है आगे। अपना नाम और ब्रांच बताएं। आइए 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 सर प्लीज। जो चेंज आपको एफपीआरटी में आके जो चेंज लगा फिजिकल सेशन में आके वो बताएं। अपना नाम बताएं, कौन सी ब्रांच है आपकी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं ब्रांच 12L यमुना विहार, जो ब्रांच 12L थी वो अब शिफ्ट हो चुकी है दुर्गापुरी चौक पे। और पहले 25 साल से मेरे पे LIC की एजेंसी और GIC में लगभग 2000 से ही कर रहा हूँ, पर एज ए पार्ट टाइम कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त त्यागी जी मेरे साथ 25 साल से ही हैं, उन्होंने मेरे को फिर से FPRT से जुड़वाया और अब दोबारा से मैं FPRT में आगे काम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। अब बिस जी को आगे बुलाएंगे जोरदार तालियों से। जी बिस। जय श्री राम। हाँ, आप लोगों का स्वागत दोबारा FPRT में। और नो डाउट दोस्तों, FPRT में 3-4 साल से जुड़ा, उसके बाद क्या बोले कि फॉर्म 16 हर साल ही डबल किया है और अभी कठिनाई हो रही है।
अभी कठिनाई हो रही है मगर करेंगे कोशिश इसको भी। अभी पीछे मैंने एक एपीआईटी में डैंग साहब ने एक सर्कुलर डाला होगा, जो भी चेयरमैन क्लब मेंबर हैं वो हाथ खड़ा करें। तो ये ऑफिस अलाउंस के लिए रिम्बर्समेंट के लिए है, ये फॉर्म है, तो आप इसको भर करके अपने ऑफिस में दे सकते हैं, है ना। मतलब मैं लेके आया हूँ प्रिंट आउट, और ये प्रिंट आउट आप लोगों में जो भी चेयरमैन क्लब मेंबर अपने रिम्बर्समेंट के लिए ले सकते हैं। अभी की लास्ट टाइम, हाँ वैसे हमने ग्रुप में भी डाला हुआ है। ग्रुप में भी डाला हुआ है। तो एक्चुअली मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सर्कुलर्स LIC के जैसे ही वहाँ वो टाइप होते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने जो सीनियर्स हैं उनको अवेयर करूं ताकि उसका लाभ आपको मिले। और दोस्तों ऐसा है ना कि आपको अगर कहीं पे भी किसी भी लेवल पे अपने रिम्बर्समेंट में, मेडिक्लेम में, चाहे ऑफिस अलाउंस में कहीं कोई दिक्कत आती है, आप डायरेक्ट FPRT से जुड़िए, वहाँ आपको सॉल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है। और हम मेरा ऑफिस अलाउंस, जैसे आप फॉर्म लोड करते हो, कुछ भी लोड करते हो, उसका ना 1 मिनट का बोल भी दिया करो, ये मैं हाँ फॉर्म लोड कर रहा हूँ, बिल्कुल, आपको इतना पैसा मिलेगा, हाँ ये मिलेगा, थोड़ा डिस्क्राइब हो जाए, हाँ तो कहीं, उसको खोल के हाँ किसी भी डिवीजन में कोई दिक्कत होगी आपको ऑफिस अलाउंस रिम्बर्समेंट में, मेडिक्लेम में, आप हमसे बात कीजिए, हम लोग उसकी गहराई तक जा चुके हैं। और अगर आपको कहीं हडल होती है तो हम बैठे हुए उसको क्लेम को सेटलमेंट करने के लिए। आप किन लोगों की मदद करेंगे जो FPRT से जुड़े हैं? नहीं, जो वीडियो देख भी रहे हैं और उनको मेरा नंबर और कहीं से वो FPRT से अप्रोच करते हैं तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा उनकी मदद के लिए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऑफिस अलाउंस लोग फॉर्म भर नहीं रहे थे, हमारा ऑफिस अलाउंस तीसरे दिन मेरे अकाउंट में आ गया था। तो हमने पहले ही दिन कार्रवाई, जैसे 1 सितंबर को कार्रवाई करी तो मैंने 15 या 20 सितंबर को कार्रवाई करी और 24-25 सितंबर को मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। उन्होंने देखा भाई बिस साहब की फाइल आ रखी है, तो 1 सितंबर से चालू हो जाता है ना सर ऑफिस। वो तो दिसंबर में कहते हैं जब कन्वेंशन के बाद। नहीं, कन्वेंशन का अलग चीज है सर, ऑफिस अलाउंस अलग चीज है, कन्वेंशन अलग चीज है। हाँ तो ये है कि विद इन 10-12 दिन के अंदर जो है पैसा हर बार मेरा आता है। हाँ वो गलत है, वो परंपरा गलत है। नेक्स्ट टाइम से आपका ऑफिस अलाउंस का जैसे ही 1 सितंबर आता है आप मेरे साथ बैठिए, यहीं पर बैठे बैठे फॉर्म भी भरवा देंगे, यहीं से बैठे बैठे जमा भी करवा देंगे, सब हो जाएगा यहाँ बैठे बैठे, कुछ नहीं, सब कुछ। और क्या क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत है उसमें? उसमें एक कि आपके ब्रांचों में तो भेजना, एक स्टाफ को बोल देंगे भैया इन सबकी ब्रांचों में जाके जमा करा दे, रिसीविंग ले ले, क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं। जो टॉप एजेंट्स हैं उनको कोई ब्लैकमेल नहीं करता है, और हमारे ब्रांच मैनेजर तो आज तक हमें कभी बोला नहीं है कि भाई ये ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, मतलब ही नहीं है ना। तो ये है दोस्तों। दूसरा अभी लास्ट टाइम की एक शेयरिंग थी कि जीवन उमंग के बारे में, तो पार्टी करी कि बेसी 1 लाख मैं 15 साल तक दूंगी, फिर उसके बाद 1-1 लाख रुपए मुझे मिलता रहेगा। ये तो HDFC के अंदर भी ये प्रोडक्ट है करके। मैं कहा मैडम वो रिफंड ऑफ प्रीमियम नहीं देते हम लोग, आपको रिफंड ऑफ सारा जब आपका प्रीमियम गया है आपको सारा का सारा आपको वापस करेंगे। तो उन्होंने कहा कैसे करके, तो उसका सम एश्योर्ड जो आया था टोटल, मतलब 15 लाख रुपए 15 साल तक दिए उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, 15 साल तक 15 लाख दिए, और 16 साल से क्या मिलेगा, 1-1 लाख रुपए वापस मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी आपको मैं जो आपने 15 लाख का प्रीमियम दिया वो भी वापस दिलाता हूं मैं, और प्लस साथ के साथ आपको क्या है कि 1-1 लाख रुपए की जो है इनकम और प्लस इंश्योरेंस का। कह रहे बताओ। मैंने उसमें जीवन लाभ 936 15-21 जोड़ी, 15 साल तक वो प्रीमियम देना है। 1 लाख रुपए में 7.5 लाख का सम एश्योर्ड उठाया मैंने, तो उसमें जो प्रीमियम आया 1 लाख के साथ ऐड कर दिया। ऑलमोस्ट मेच्योरिटी क्या है हमारी 21 साल में डबल हो जाती है, तो डबल का क्या मतलब 7.5 लाख का 15 लाख, तो उसने कितना दिया, 15 लाख रुपए करीब दिया। और प्लस उसमें जो 15 लाख का जो प्रीमियम दिया था उसका भी हल्का सा सम एश्योर्ड बढ़ा कर इतना कर दिया कि 1 लाख में प्लस मान लीजिए 1,20,000 प्रीमियम आया इंटू 15, तो जो 21 साल में मेच्योरिटी आई उसको क्लैश करके दिखाया। मैंने कहा मैडम 16 साल में 1 लाख, 17 साल में 1 लाख, 18 में 1, 19 और 20 में 1-1 लाख रुपए आ गया। 21 साल में मैडम कितना दिया, टोटल कैलकुलेट इतना दिया, ये लो जी आपके पैसा, ये आपको वापस मिल गया। वो जीवन लाभ की मेच्योरिटी तो बड़ी अचरज हुई ऐसे। और मैंने कहा मैडम ये 1-1 लाख रुपए आपको मिलता रहेगा, प्लस आपका इंश्योरेंस भी बढ़ता रहेगा। तुरंत साइन किया और तुरंत वो सेल क्लोज हुई। तो दोस्तों आज की डेट में क्या है कि आप प्रोडक्ट को जो है मिक्स करके जब तक नहीं बेचोगे तब तक बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। जैसे जीवन शांति के अंदर आप देखिए कि डेफरमेंट पीरियड के अंदर कितना बढ़िया ऑप्शन है, मगर उसमें होता क्या है, वहां पर हडल आती है कि हम उसको अलग तरीके से कैसे बेचें। तो सीधा कह दो सर कि आपके एज सर 58 साल है, 60 साल, हाँ अरे सर ऐसा प्रोडक्ट आया बस पूछो मत, गजब, कैसे कहते क्या आया है सर, देखिए आपको रेगुलर प्रीमियम भी नहीं देना है, ठीक है जी सर, 1 टाइम दीजिए, आपका इंश्योरेंस जो है विदाउट मेडिकल मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रहा। ऐसा प्रोडक्ट सर उसके अंदर आपका जो है रिस्क कवर हर साल बढ़ा करके दूंगा मैं आपको। 5 साल के
6 साल या 7 साल का प्रोडक्ट है, उसके बाद आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी। और इंश्योरेंस आज से मैं दे दूंगा, और कोई मेडिकल टेस्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कहते हैं जी वो तो बात ठीक है। और मैंने कहा सर उसमें एक फार्मूला और है कि आपका जो अमाउंट है उस पर टैक्स भी आपका डेफर हो गया साथ के साथ। तो जब उनको जीवन शांति बताया, कहता हाँ यार इंश्योरेंस की तो जरूरत है, तो इंश्योरेंस भी मिल गया 10 लाख पर। जीवन शांति के साथ क्या जोड़ दिया? भाई उनको बता दिया ना कि भाई आपका रिस्क कवर नहीं, मतलब मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। अगर आज की डेट में आप जीवन शांति में मतलब 10 लाख दे, तो 10.5 लाख का इंश्योरेंस है, 10.5 लाख का 60 साल वाले को इंश्योरेंस दोगे, मिलेगा ही नहीं, दुनिया भर के टेस्ट हो जाने और लोडिंग इतनी ज्यादा लग जानी। फिर हर साल जो उसका पेंशन का आ रहा है उसको आप रिस्क कवर में ऐड करोगे, सर हर साल आपका इंश्योरेंस भी बढ़ रहा है, प्लस जो पैसा पड़ा है वो टैक्स का डेफर भी हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका गारंटेड हो गया। एक बात और, जैसे हमने 10 साल का कमिटमेंट लिया, हाँ 10 साल तक उसका इंश्योरेंस 15-16 लाख हो जाएगा, हाँ तो उसके बाद उसकी पेंशन स्टार्ट होगी, बिल्कुल। तो ये गिरना शुरू होएगा या उतना 15 लाख का रिस्क और फिक्स हो गया? नहीं नहीं, उसमें क्या होगा कि भाई आपका जो 10 लाख का 10.5 लाख तो गारंटेड है। मान लीजिए उसको 11वें साल में कुछ हो गया, नहीं, या आप मान कह लीजिए रहे हैं 20 साल में कुछ नहीं होगा। हाँ, तो 20 साल में कुछ नहीं होता तो पेंशन तो मिलती रहेगी उतनी। मान लीजिए 21वें साल में अगर कुछ हो गया तो 10.5 लाख रुपए उसके फैमिली को चले जाएगा। 10.5 हाँ, अगर मान लीजिए 5वें साल में कुछ हो गया उसको, सपोज दैट भाई 5 साल तक पेंशन ली, 5वें साल में उसको कुछ हो गया, तो क्या देगी LIC? 10.5 लाख रुपए प्लस जो हर साल की उसकी पेंशन बनती है इंटू 5, वो उसके नॉमिनी को चली जाएगी। वो फिर लास्ट में वो डिक्रीज फॉर्मेट में चली जाएगी, पहले वो इंक्रीज फॉर्म में रहेगी और फिर वो डिक्रीज फॉर्म में रहेगी जैसे जैसे वो पेंशन रहेगा। तो दोस्तों आज की डेट में मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, अगर आप जीवन आनंद को जीवन आनंद की तरह बेच रहे हो तो नहीं बिकेगी। अगर उसको ये बोलोगे सर मेच्योरिटी के बाद आपका एक इंश्योरेंस ऐसा रहेगा जिसमें आपको दोबारा मेडिकल कराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होंगे, कोई प्रीमियम नहीं लगेगा, और सर आपका एक इंश्योरेंस दोबारा हो जाएगा। अच्छा ऐसा है, तो वो इनोवेटिव बन करके प्रोडक्ट बिकेगा। तो मिक्स करना सीखे दोस्तों, अपने आइडियाज लगाइए, आइडिया पे काम कीजिए ताकि आपको उसका फायदा मिले। थैंक यू। थैंक यू बिश जी, थैंक यू। दोस्तों इस दुनिया में नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन आपको क्या चाहिए वो अगर विजन क्लियर होगा ना आपका, क्योंकि आप जब सड़क पे चलते हैं इतना कचरा होता है, आपको ही देखना है आपको पैर बचा के कैसे चलना है। जो लोग पैर बचा के नहीं चलते कि मैंने जूते डाले हैं मुझे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो कचरे की जो स्मेल है वो हमेशा आपके साथ रहती है, जब तक उसको साफ नहीं करोगे वो रहेगी। इसलिए सोसाइटी में आप हो, आपको कचरे से बच के ही चलना है, और अपने आप में जितनी पॉजिटिविटी भर सकते हो ना भरना है। कुछ लोग हैं जो बीमा नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वहीं से बीमा उठा भी रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट से, जैसे पीछे से ब्रांच से प्रेशर आता है सिंगल प्रीमियम, मैंने बात की सिंगल प्रीमियम की, और इतना कैजुअल वे में हो गया कि हाँ कर दो। 20 लाख का चेक आया, थोड़ी सी खुशी होती है कि चेक आया, खुशी खुशी में देखा ही नहीं, चेक भर के जमा भी कर दिया। ब्रांच से फोन आया, ये आपने चेक जमा किया है, इस पे तो लिमिट लिखी है 10 लाख, ये तो चेक आपका बाउंस होगा ये। और उसी टाइम वो जो कंपटीशन क्या चल रहा था, आप 25 लाख देते हो तो वाराणसी, और वाराणसी की इतनी इच्छा थी मेरी वाराणसी जाने की, और ये गवर्नमेंट LIC भेज रही थी, विद स्पाउस भेज रही थी, तो कितना अच्छा लग रहा था। 1 मिनट में जो खुशी थी वो वापस आ गई कि भाई ये तो बाउंस होएगा। फिर मैंने बात की किसी से, मैंने कहा जी दूसरे चेक दे दूं, कह रहे ये वाला पास हो गया तो फिर क्या करोगे आप? तो मैंने कहा जी फिर क्या करें, तो कंपटीशन गया, कह रहे सुनील चिंता नहीं कर, होई वही जो राम रच राखी। मतलब इतनी छोटी सी बात ने मेरे को नॉर्मल कर दिया और वो चेक पास हो गया। तो वाराणसी पक्की होगी, विद स्पाउस होगी। तो दोस्तों हम एक छोटी सी शेयरिंग और लेंगे, लास्ट शेयरिंग, उसके बाद हम रोचकपुरी जी को बुलाएंगे, उनके बाद बहुत अच्छा मटेरियल है आज। लास्ट शेयरिंग दुबे जी आप प्लीज आए, ओ सॉरी पवनीर जी। हाँ क्या आपके दोनों ने ही बोला था ना। हाँ आइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पवनवीर यादव, ब्रांच 120 कनाट प्लेस। कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, उसके बाद मैं कांवड़ यात्रा पे गया था। भोलेनाथ की कृपा से 135 किलोमीटर पैदल चल के, तबीयत खराब के बाद भी उसने कृपा बनाए रखी और यात्रा बहुत अच्छी रही। मेरा कहने का ये है कि जब मेरी तबीयत खराब थी तो मैं 1-2 घंटे के लिए हिम्मत करके ऑफिस चला जाता था,
तो उन दिनों मेरे को ये था कि बिजनेस कैसे करूं, क्योंकि गैलेक्सी क्लब करना था उसमें। तो मैं पुरानी डायरी पलट रहा था, तो अतुल भाई ने एक कंसेप्ट बताया था कि जीवन उमंग और 936 जीवन लाभ का एक कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया था कि हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं कि अगर जो पैसा आप दे रहे हैं 15 साल आप दे दीजिए, 15 सालों के बाद आपसे हम पैसा नहीं लेंगे, आपने जो पैसा दिया वो आपको हम लौटा देंगे, उसके बाद आपके बच्चे को 1-1 लाख रुपए जिंदगी भर देंगे और उसके बाद आपके नाती को भी कुछ पैसा देंगे। तो वो कॉम्बिनेशन था कि जीवन उमंग 12.5 लाख सम एश्योर्ड और जीवन लाभ 15-21 12.5 लाख सम एश्योर्ड, जिसका प्रीमियम बनता है लगभग 14,000 मंथली, 1,70,000 एनुअली, जिसकी मैच्योरिटी 25 लाख प्रीमियम जाता है और मैच्योरिटी भी 25 लाख रुपए आती है। तो वो मैंने लेटे लेटे कुछ लोगों को कॉल किए और उसमें से मेरी 3-4 पॉलिसी क्लोज हुई और मैंने आनंदा से बना दी। जिनके बच्चे लगभग 15 साल के ऊपर हैं। 15 साल में 25 साल का कैसे, 25 लाख का कैसे सम एश्योर्ड किया? वो मिडिल चाइल्ड में 936 पेरेंट्स के नाम पे दे दीजिए, अच्छा 945 बच्चे के नाम पे दे दीजिए, और अगर कहीं बच्चा आपका ऐसा है कि 20-25 साल का उसकी इनकम है तो दोनों उसी के नाम पे दे दीजिए। वही दोनों वाला। हाँ जी, हमें तो प्रीमियम चाहिए ना। जी, जी। तो दूसरे उसमें ये भी बोल दिया मैंने फादर को कि आपकी इनकम ज्यादा है, बच्चे की कम है, तो आपको इंश्योर्ड कर दूं इसमें। उन्होंने कहा ऐसा हो जाए और अच्छा है, तो मैंने जीवन लाभ पेरेंट्स के नाम पे कर दिया। तो उसका क्या हुआ कि 1,70,000 प्रीमियम, और इसमें सबसे खास बात ये रही कि 2 पॉलिसी ऐसे लोगों से आई जो 500 रुपए मंथली का कभी उन्होंने जीवन सरल पॉलिसी लिया था और उसके बाद से सब कुछ कंटिन्यू था बट इंश्योरेंस नहीं लिया था। तो ऐसे लोगों को अगर हम टच करें तो, और अब हम आज के स्पीकर को सुने तो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज के जो स्पीकर हैं रोचक पुरी जी बहुत व्यस्त रहते हैं। आपने देखा होगा एफपीआईटी की क्लास में भी नहीं आ पाते, क्योंकि इनके अलग अलग जगह सेमिनार्स चलते हैं और कई ग्रुप से जुड़े हैं। तो आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी सर से, बाई प्रोफेशन ये कंपनी सेक्रेटरी हैं और एलआईसी अपनी मदर के नाम से इन्होंने एजेंसी ली हुई है जो पार्ट टाइम इनका चलता है। तो दोस्तों बहुत अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं रोचकपुरी जी, और इनकी जो बातें होती है ना, आप जब भी सुनोगे खेल खेल में ये कब आपके हलक में इंश्योरेंस उतार देते हैं बिना बोले, बिना कुछ बोले ऐसे ऐसी चीजें बताते हैं और आप खुद सामने से डिमांड करते हो। तो रोचकपुरी जी का था कि 50 लोग नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। तो रोचकपुरी जी को हमने आश्वासन दिया था 60 लोग आएंगे, आज देखा है कि 60 लोग, पूरा हॉल भरा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां। और सर की डिमांड थी कि इस वीडियो को लोड नहीं किया जाएगा, जो आएंगे उन्हीं को फायदा मिलेगा। आज जो लोग हमारे सामने बैठे हैं वही फायदा उठाएंगे और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो भी सुनना है ध्यान से सुनना है। आज यहां से आप 2 पॉइंट भी लेके गए ना, आपकी एमडीआरटी पक्की है, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब जोरदार तालियों से रोचक जी को आगे बुलाएंगे। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। सुनील जी मतलब एक बहुत अच्छे वक्ता हैं। हम तो सुनील जी को सुनते हैं तो हमें बड़ा खुशी होती है। अक्सर वो मेरे बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल जाते हैं। एक बार बोल गए, रोचक तेरे में, मतलब मैंने इनसे बात की कि लोग मेरे को कहते हैं कि तेरे में बड़ा टैलेंट है, हिडन टैलेंट है। तो किसी ने पूछा भाई क्या हिडन टैलेंट है, कहता है हिडन है, मुझे भी नहीं पता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज हम मिले हैं बात करने के लिए एक डिफरेंट टॉपिक पे, डिफरेंट बात करने की डिस्कशन चल रही है। और बात हमारी जो है कि एक बिजनेस को हम एक ऐसा बिजनेस बनाएं जो एक लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस हो। मतलब एक ऐसा बिजनेस हो जो किसी भी तरह की सिचुएशन पे, किसी भी तरह के चैलेंज पे, किसी भी तरह की गवर्नमेंट रेगुलेशन पे, किसी भी तरह के टैक्स के इम्प्लीकेशन पे हमारा बिजनेस खत्म ना हो, ऐसा बिजनेस बनाए। कितने लोगों को इंटरेस्ट है इस चीज को बजाने में, है ना? अभी सीतारमन जी ने कुछ बोला तो कई सारी चीजें आ गई, क्या होगा, टैक्सेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अभी मैं एक्चुअली देख रहा था कि
जैसे हम इंडस्ट्री में हैं तो हम बिजनेसेस में अक्सर देखते हैं, तो बिजनेसेस की अगर ग्रोथ देखें, बिजनेसेस की बात करें, तो इवन स्टार्टअप्स में देखा गया। तो मैंने कल एक वीडियो, किन लोगों ने वीडियो देखा था कल, इंट्रोडक्टरी वीडियो? ओके, तो अभी रुक जाओ, अभी नहीं शेयर करता। ओके, तो हमने जो बात की थी, सर प्लीज वीडियो रिकॉर्ड ना करें, प्लीज, एक रिक्वेस्ट है। तो हमने डिस्कस क्या कर रहे थे हम, बात की जो स्टार्टअप्स भी हैं, अगर उसमें देखा जाए कितने % स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं 5 साल के अंदर। कल किसने सुना था ये बात वीडियो में? कितने % था? 95। ओके, ठीक है, 90 या 95% जो भी था, 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। कोई कारण रहेगा, कोई तो कारण होगा। अच्छा, जितनी कंपनीज इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती हैं उसमें से कितने % जो है फेल हो जाती है, डॉर्मेंट हो जाती है? 55%। 45% ऐसी हैं जो 20 साल या उससे ज्यादा चल पाती हैं। और यही हमारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हाल है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, मैक्सिमम इंश्योरेंस एजेंट आप देखेंगे 1 साल के बाद आपको नहीं नजर आएंगे, कुछ होंगे जो 5 साल या उससे ऊपर चलेंगे। तो कोई तो कारण होगा कि जो बिजनेस में हम एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाते, चाहे वो बिजनेस है, चाहे स्टार्टअप है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में है, चाहे आपका इंश्योरेंस एजेंसी है। आपको क्या लगता है, क्या बेसिक रीजंस क्या हो सकते हैं? एनी आइडिया? समय के हिसाब से बदलते नहीं है। डेडिकेशन। ओके, हमें शुरू में एक अच्छी हरी भरी तस्वीर दिखती है, जो हम फील्ड में उतरते हैं तो पता लगता है तो उजाड़ जंगल है, यहाँ तो शेर वगैरह बहुत है, यहाँ तो मार लेंगे, खा लेंगे। हर्डल्स जो है हर्डल्स नहीं देखते हम। ओके, अपग्रेड नहीं करते। और कुछ? तो ये सारे पॉइंट्स वैलिड है। तो कई सारी चीजें हैं जिसके कारण से कोई भी बिजनेस को आगे करने में दिक्कत आती है। उनमें एक बहुत बड़ा एक जो कारण है, वो जो मुझे समझ में आता है, बहुत सारे कारणों के साथ में, सर नमस्कार, बहुत सारे कारणों के साथ में एक बहुत बड़ा कारण है। वो क्या कारण है कि हम मार्केटिंग में या अपनी बात को कस्टमर को पहुंचाने में शायद सक्षम नहीं हो पाते, कि जो वो चाह रहा है वो नहीं दे पाते। कितने लोगों को ऐसा लगता है? जितनी भी कंपनीज हैं उनकी सेल किस बेस पे है? मार्केटिंग के बेस पे। आपके दिमाग में अगर किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लेने की जो दिमाग में आता है, वो कैसे आता है? जब आप उसकी वीडियो में या उसकी टेलीविजन में या कहीं पे एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ऐसे ही होता है, इसके अलावा तो नहीं होता। तो एक तरह से वो एडवर्टीजमेंट से क्या कुछ इंपैक्ट डाल रहे होते हैं ना, कुछ मार्केटिंग का कोई मैसेज डाल रहे होते हैं, जिसके कारण से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। ऐसे ही होता है। जिसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं, क्या वो प्रोडक्ट बिक पाता है? नहीं पाता। हम क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यार जो क्लाइंट चाह रहा है, अगर हमें वो समझ में आ गया और हम उसे वो बता पाए जो वो चाह रहा है, तो हमारा बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है? बेसिकली यही है कि सामने वाला क्या चाह रहा है और हमने उसको क्या बताना है। एक तो पहले हमें पता चल जाए वो क्या, उसकी जरूरत क्या है। दूसरा, उसकी जरूरत के हिसाब से मैंने अपनी चीज को उसकी जरूरत में फिट कर दिया, तो क्या मैं अपना बिजनेस चला सकता हूं? क्या लॉन्ग टर्म चला सकता हूं? क्या कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन तंग करेगी? अभी भी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि शायद कर सकती है। यार ये क्या बात कर रहा है। चलिए एक थोड़ा सा एक शुरुआत करने से पहले एक हल्का सा एक आइडिया देता हूं कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे अपने कम्युनिकेशन में जरा सी कमी होने के कारण से हम बहुत कुछ लूज कर सकते हैं। इंटरेस्टेड? ओके, क्योंकि सारा खेल कम्युनिकेशन का है, राइट? मार्केटिंग जो है उसमें क्या होता है, हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हम अगर आज की यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, उसमें क्या हो रहा होता है? कम्युनिकेशन हो रहा होता है। हम अगर टीवी में अगर एडवर्टीजमेंट देख रहे होते हैं, क्या हो रहा होता है? कम्युनिकेशन हो रहा होता है। और हमारे काम धंधे में क्या है? कम्युनिकेशन। जीवन लाभ किसको चाहिए? उमंग किसको चाहिए? नहीं चाहिए, एक्चुअल में नहीं चाहिए। किसी को लाभ नहीं चाहिए, किसी को उमंग नहीं चाहिए, किसी को शांति नहीं चाहिए। ये तो एक साधन है जो उसको चाहिए वो पूरा करने के लिए। कितने लोग मानते हैं?
तो अगर हम ये समझ गए उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत के हिसाब से हमने अपना साधन लगा दिया तो बात बन जाएगी, राइट। और हमारा काम ही कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो हमारा, इट्स लाइक कि जैसे एक हमने एक बार पहले भी जिक्र किया था, एक फैक्ट्री में अगर माल बन रहा है, वो माल बन के अगर मार्केट में जाता है तो जितना माल बना उतना ही जाएगा, तो उतने पैसे मिलेंगे ना। मान लीजिए एक लिक्विड आइटम है, दूध एक ट्रक में जा रहा है, राइट। लेट अस से 500 किलो का ट्रक में दूध गया और जिस जगह पहुंचा वो कहते जी मैंने तो 500 किलो भेजा, जहां पहुंचा वहां पे 500 किलो पहुंचा ही नहीं, वो रास्ते में टपक गया और 450 किलो पहुंचा, तो वो पैसे कितने के मिलेंगे? मैं तो कहूंगा यार 500 किलो भेजा है। तो इसका मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लो हुआ उसमें कहीं ना कहीं लीकेज हो गई। हमारा काम क्या है, हम जो अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं हम भी तो वही कर रहे हैं ना। अगर हमारा काम क्या है, हम अपने काम को कम्युनिकेशन की तरह पहुंचाने का कारण पहुंचा रहे, तो हमारा एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लो है, अगर वो कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, बीच में फिल्टर हो गया, बीच में लीकेज हो गया, दूसरे तक हमने 500 किलो पहुंचाना, 500 लीटर पहुंचाना था, वहां पहुंचा ही 450 लीटर, वहां पहुंचा ही 300 लीटर, वहां पहुंचा ही 200 लीटर, आपको क्या लगता है वो आपको कितने पैसे देगा? 450। कितना रिसीव करेगा उतने का देगा। करेक्ट। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है कम्युनिकेशन का काम है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, ठीक है, तो हमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाख रुपए का प्रीमियम, 10 लाख रुपए का प्रीमियम, 1 करोड़ का प्रीमियम मिल जाएगा। अगर कम्युनिकेशन में वहां तक नहीं पहुंचा तो नहीं मिलेगा। ऐसे होता है। ओके, चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। आज एक ये छोटी सी मैं एक सेकेंड रुक कम्युनिकेशन का एक बड़ा अच्छा मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस तरह से कि एक बार संता, अभी रिसेंटली वैलेंटाइन गया, कितने लोगों को पता है? कई लोग सोच रहे हैं, नहीं कई लोगों ने हाथ नहीं खड़े होगी ना। ओके, तो संता सिंह जी उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम ना प्रीतों के साथ में एक वैलेंटाइन कैंडल लाइट डिनर करते हैं। तो वैलेंटाइन पे उन्होंने कैंडल लाइट डिनर किया। अब जब कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे तो उनकी जो प्रीतो है उन्होंने क्या बोला, हटाओ जरा एक बार, पास द वाइन माई डिवाइन। इसका हिंदी मतलब कोई बताना चाहेंगे? शराब पास करो मेरे अन्नदाता या मेरे हाँ। जोगी, मेरे प्रभु। ठीक है, मतलब जो प्रीतो है वो क्या बोल रही हैं, संता सिंह को कैंडल लाइट डिनर चल रहा है, वाइन चल रही है, पास द वाइन माई डिवाइन, मतलब मेरे प्रभु या मेरे प्रिय या जो भी। अब एक मिनट, अब संता सिंह जी बड़े खुश, कहते हैं यार ये तो बड़ा शायराना अंदाज में बात हुई है, तो मुझे भी कोई ना कोई शायराना अंदाज में बात करनी चाहिए। और उनका आंसर क्या होता है? अभी तो जोक बाकी है। तो अब क्या हुआ, ये सब हो गया। तो अब उसके बाद संता जी को जब होश आया हॉस्पिटल में, तो 2 दांत टूटे हुए थे और रिप स्ट्रक्चर थी। तो हमारी भाषा में क्या कहते हैं, टेम्परेरी डिसेबिलिटी और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, ऐसा कुछ हो गया। तो इंटरव्यूअर आए, उनसे पूछा गया संता जी से कि ऐसा क्या हुआ था? कहते कुछ नहीं, बस शब्दों का हेरफेर हो गया था। कहते क्या? कहते मेरी बीवी ने ये कहा, मैंने कहा बड़ी शायराना अंदाज में मुझे भी आंसर देना है, मैंने ये बोला, जबकि मेरा ये कहने का मतलब ये था, वो जो पर्ल होता है ना, मोती, मोती लगाते ना यहाँ पे मोती, तो कहते हैं मैं तो वो हीरे मोती वाली बात कर रहा था। अब बड़े चांस की बात है भी और अच्छी बात भी है, एक्चुअल में उन्होंने क्या समझा जिसके कारण ऐसा हो गया। अब यहाँ खेल क्या था?
राइट? कम्युनिकेशन का ही खेल था। अब कम्युनिकेशन तो उसने तो ठीक किया, गलत किया क्या उसने? संता ने क्या किया, गलत किया क्या? नहीं। पहुंचा क्या? तो यानी कि हमारे शब्द जो है वो किस तरह से है, हम क्या शब्द डालते हैं, क्या शब्द भेजते हैं आगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे काम को आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में। कितने लोग मानते हैं बात, राइट? तो इसी बात पे जोरदार ताली बजाते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं एक बार। जो अब एक अभी मैं इसके बाद एक आपसे शेयर करना चाहूंगा, नहीं वो इंटरव्यू अभी आपसे यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि आगे की जो हम बात करेंगे डिस्कशन, हमारे पास टाइम कितना है मुझे ये बता दीजिए। 1 घंटा है, ओके। अब मैं यहाँ आपसे बात करना चाहूंगा, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ये बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये इसका एक पर्पस है। ये पर्पस ये है कि जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ये अपने आप में इतनी जबरदस्त चीज है कि अगर ये चीज समझ गए हम लोग तो हमारे को ना किसी भी तरह का फ्यूचर में चैलेंजेस कोई आने वाले नहीं है, पर प्रोवाइडेड हम इसको समझ जाएं और समझ के इंप्लीमेंट करना शुरू करें। अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कुछ एक्सर्ट्स, जहां पर एक मेरा इंस्टा लाइव में इंटरव्यू हुआ, जहां पर मेरे से कुछ पूछा गया, 2-3 तरह के क्वेश्चंस, और उन 2-3 क्वेश्चंस का मैंने कुछ आंसर दिया। तो उसमें मैं आपसे जो जिक्र करना चाहता हूं, आप सिर्फ उसमें ये समझने की कोशिश करिएगा कि हम किस तरह के बिजनेस में हैं और हम क्या समझ बैठे हैं। जब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक हम आगे कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट का चैलेंज आएगा, कहीं कोई और चैलेंज आएगा, हमें वो समझने की जरूरत है। तो एक बार ये स्टार्ट करते हैं सर, जस्ट इसको देखिए। 20 मिनट का है, 15-20 मिनट का, बट यू विल लव दिस। शेयरिंग नहीं हो रहा। वैसे इनका माइक वाइक सब audience. Just give me a second. Okay, so audience, Rochak Puri is synonymous with life insurance and pension. By qualification, he is co-owners, company secretariat, FCFP and QPFPA. He started his career with companies like AB Electrolux and MIX. An accident in '99 made him realize that helping businesses did not help him secure his family in case of a mishappening. This introspection gave birth to his passion for creating security in people's life and subsequently industry. Rochak is invited by corporates, clubs, study circles to share his insight. He has a positive and fun-loving attitude in life. He also has a spiritual bent into life and is a trained Reiki healer and a traditional introduction leader from Landmark. His analytical approach and innovative ideas for wealth creation are the keys to his success. With this said, ladies and gentlemen, please help me welcome Rochak Puri. Okay, thank you, Nimit. And first of all, I really want to thank you and the LT, Neeti, Siddharth, and Neha for conducting these sessions and inviting me. So now coming back to your question, how I landed up in this. So way back in 1990, I lost my father immediately after my graduation, and I was doing CWA finals and company secretary examinations, right? And I actually realized the need of earning family head in the family. Right? Although my mother was a teacher, but there was vacuum in the family. I had to join as a junior cost officer in a manufacturing company where I worked for about 3 years. But I could not complete my company secretary examination, and I had to leave just to complete the examination. And from 97 to 99, around 2 years, I completed that. And during that time, I was also coaching financial accountancy, cost accountancy, financial management, and taxation to the students of MBA, BBA, CWA, and CA.
And as luck would have it, so I went to an accident. A truck hit me, and I was on board unconscious for about 20 minutes. And when I opened my eyes in a hospital, I got to know that my ribs were fractured, and I had to take a bed rest of about 1 month. And all my students, I lost all my students. Then the realization came. So basically, so what I was doing was just earning an active income, which involves the usage of body, mind, and time. And it is a matter of physical energy, and it can happen anytime to anybody. And one more thing was there. अभी तो मैं बच गया. Had I not, मतलब मैं बचता नहीं. That मतलब had I that. आवाज फट तो नहीं रही है, आवाज क्लियर है, थोड़ी सी आवाज कम है, क्योंकि आगे जो बात होने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अगर फट रही है तो प्लीज दोबारा बता दीजिएगा, सो दैट हम इसको ठीक करें. हाँ जी, हाँ ठीक. Died or being disabled, what could have been the fate of my family? So this actually forced me to think of various ways to protect families, friends, and communities at large, to basically protect them from various kind of unprecedented and precedented, unpredictable and predictable risks, which can lead to either minimize their income or reduce their income or even stoppage of their income, which I actually faced at that time. And I could not find any other better solution than having an adequate life insurance and pension. And here I am. Wow. Wow. So the theme has always been today around passion. The previous two people who come with a lot of passion. But speaking with you, what I also see is passion, but what I also see is the best way to describe it is with this line. When the going gets tough, the tough get going. And I think so you've just proven that you've been very tough through all of these tough times. So kudos to you, sir. How you built your passion because of a need that life threw at you with all of these difficult situations as well. So kudos to you, sir. That's great. Thank you. Yeah. All right. So driving from the things that you just said, you mentioned that you have a passion of helping people secure. अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, मैं ये चाहूंगा इसमें अगर आपको ठीक समझें, अगर तो कुछ आपने नोट्स लेने हो ले लीजिए. ये जो क्वेश्चन का आंसर है, इट इज गोइंग टू, अगर हम वैसे भी बात करेंगे तो ये आपके बड़े काम आने वाला है. हमें ये समझने की जरूरत है कि अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं. और हालांकि इंटरव्यू के बारे में बाद में हम कुछ और भी चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मैं आगे काम करता हूँ. हाँ जी प्लीज. ये पूछ रहे हैं कि मैं, क्वेश्चन ये कि मैं, ये पूछ रहे हैं कि भाई आप जब काम करते हो आपके पास किस तरह के चैलेंज आ रहे हैं. ये कम्युनिकेशन में वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, समझ पा रहे हैं सारे लोग? ओके भाई, ये मेरे से पूछ रहे हैं कि आप किस तरह के चैलेंजेस आपको आते हैं जब आप लोगों से काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपको लोग क्या किस तरह की चीजों के लिए आपके पास आते हैं. ठीक है, अब उसका आंसर मैं दूंगा यहाँ पे. आप ये for some kind of solutions, or is there something else that comes to you? So why don't you talk a little bit about that as well? Yes, sure, Nimitan, that's a really good question. The most important thing that people come to us to have basically solution for creating risk management in their lives. So let me put it in a different way. Okay? So let me ask you, is weather forecasting required? Absolutely. Okay, so what are the benefits of it? I can plan for bad weather. If I'm going and traveling somewhere, I can plan for bad weather. Oh, that's good. Okay, so can you actually stop the bad weather from coming? Not at all. Okay, but you can certainly actually plan your affairs in such a way that you can minimize the bad impact of that bad weather in your life. Yes. Right? And we have seen that it happen. अभी ओडिशा में, तो अभी हमने यहाँ क्या बात की, हमारे पास सबसे बड़ी बात, जो लोग आते हैं वो किस लिए आते हैं, हमारे पास लोग किस लिए आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के लिए. रिस्क मैनेजमेंट क्या है, किसी भी तरह का रिस्क. भाई फ्यूचर में यार मेरे को किसी पे डिपेंड ना करना पड़े, क्या ये रिस्क है या नहीं है. बच्चे की शादी पे पैसे पूरे हो हमारे पास, ये क्या रिस्क है या नहीं है. राइट?
अगर बच्चे की एजुकेशन करनी है और एजुकेशन के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे होने चाहिए, रिस्क है या नहीं है? हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? हम रिस्क ही तो मैनेज कर रहे हैं, गलत तो नहीं है? तो यहां हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो लोग आते हैं ना, आप देखिए आपके पास जो लोग आते हैं या आप लोगों के पास जाते हो, क्या आप उनको प्रोडक्ट बेचने चाहते हो या उनका रिस्क मैनेज करना चाहते हो? राइट? तो हमें इसको बेसिक चीज को समझना है। तो यहां पर हमने बात की अभी तक कि अभी लोग हमारे पास आ रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और रिस्क मैनेजमेंट में हमने आगे क्या बात की, आगे देखते हैं। हाँ, इसमें हमने बात की रिस्क मैनेजमेंट में क्या बात की हमने, वेदर फोरकास्टिंग की। वेदर फोरकास्टिंग क्यों जरूरी है? जैसे अगर मान लीजिए आप अब आज हो सकता है आज शाम को या कल सुबह मेरे को कोई ट्रैवल करना पड़े, मेरे को कहीं जाना पड़े, तो अब जिस जगह जाना है वो मुझे पता नहीं है, दोपहर के बाद पता चलेगा, पर ये पता है कल जाना है। कहाँ जाना है पता नहीं, 2 दिन के लिए जाना है। अब जहां जाना है मेरे को उसी टाइम सोचना पड़ेगा कि यार वहां पे जाऊंगा तो वहां वेदर कैसा होगा, मुझे कपड़े कैसे कैरी करने, इजंट इट? तो वेदर फोरकास्टिंग पहले मैंने पूछा क्या जरूरी है, वो कहते हैं हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्या वेदर अच्छा हो या बुरा हो, क्या आप उसको रोक सकते हैं? ये बुरे वेदर को रोक सकते हैं? अच्छे वेदर को आने के लिए जल्दी कह सकते हैं जल्दी आ जाए? नहीं आ सकते। बट अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं जिससे हम बैड वेदर के बैड इंपैक्ट का हमारे पास ज्यादा मिनिमाइज इंपैक्ट जो है मिनिमाइज हो जाए। यही करते हैं हम। भाई अगर बच्चे की शादी के लिए मैं रहूं ना रहूं, बैड वेदर हो सकता है ना। मेरी रिटायरमेंट पे मेरे पास पैसे ना हो, बैड वेदर हो सकता है ना, पर मेरे को अगर पता चल गया मैं रोक नहीं सकता, पर उसका मैं मैनेज तो कर सकता हूं, उसका इंपैक्ट तो मिनिमाइज कर सकता हूं। इसी तरह हमने एग्जांपल यहां दिया, उड़ीसा में पीछे एक जो ये सुनामी आई थी, उसका इंपैक्ट कम हो पाया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पहले पता चल गया सुनामी आई है और उसके लिए उन्होंने प्लान कर लिया। हमारा काम भी तो यही है। गलत है? सही है? राइट? आगे there was a cyclone which was basically you can say largest in last 50 years, and the government prepared for that. Risk was totally managed and there was very minimized loss, बहुत कम loss हुआ। Had the government had not prepared it, there could have been major loss of assets and lives, right? Yeah. Okay, so now if that weather forecasting is required, isn't it there should be financial forecasting and risk management also be there? Absolutely. Right? So businesses I think so do this all the time. Yeah. So now please tell me, अभी तक हमने जैसी वेदर फोरकास्टिंग की बात की, यहां से मैं उनको क्या लेके आया कि क्या वेदर फोरकास्टिंग जरूरी है, तो क्या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग भी जरूरी है? और इमीडिएटली उन्होंने बोला भी जितनी बड़ी कंपनी है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करती हैं। अब आगे सुनिएगा कितनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। company with 1,000 crore need financial forecasting and risk management. Absolutely. Okay. And a company which is 100-year-old needs that. Absolutely. Oh, that's good. And a startup company needs that. They thrive on this. All their funding and everything comes because of this thing. Okay. And a company where 3,000 employees are working, does that company need that risk management? More than anything. Yeah. Perfect. मुझे मैं तेरा पे अब हमने क्या बात की, यहाँ ये समझने वाली बात है कि मैंने उनसे पूछा कि क्या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग होनी चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला? होनी चाहिए। आप अपने क्लाइंट के पास बैठे हैं, बिजनेसमैन बैठा है, उसके बैठ के बात करते हैं कि यार क्या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग होनी चाहिए, तो वो क्या बोलेगा? बड़ी बड़ी कंपनी जैसी करती हैं। जिस कंपनी में 1000 लोग हैं काम करते हैं, क्या वहां फाइनेंशियल फोरकास्टिंग होनी चाहिए? करती हैं। क्या स्टार्टअप में होनी चाहिए? करते हैं। तभी तो उनको आगे आगे मतलब पैसा मिलेगा। जितने अगर आप ये देख रहे हैं शार्क टैंक में जो काम हो रहा है, जितने स्टार्टअप्स हैं, वो उनको पैसा कब मिलता है? तभी मिलता है ना जब यहाँ पे आगे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग होती है, उसके बेस पे उनकी वैल्यूएशन लगती है। इजंट इट? कोई कंपनी 100 साल पुरानी है, क्या उसमें फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की जरूरत है? उसमें भी जरूरत है। और जहां पे 3000 लोग काम कर रहे हैं वहां जरूरत है, वहां भी जरूरत है। अब आगे ध्यान से समझिए कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में जरूरत है तो आगे क्या बात हो रही है, आगे ध्यान से सुनिए। एक बात बताओ, कंपनी जहां पर 1000 करोड़ की ऑलरेडी वर्थ है, जहां पर 100 साल से कंपनी चल रही है, जहां पे स्टार्टअप कंपनी जहां 3000 लोग काम कर रहे हैं, राइट? अगर उस कंपनी में एक तेरा फ्यू पीपल, मैनेजर्स और लेबर्स डोंट कम, तो कंपनी का बिजनेस कम नहीं होता, चलता है,
चलता रहता है, ग्रो भी करता है. And they remove that financial forecasting and risk management. So why can't that risk management is and this financial forecasting is required in families where only one or two people are working? Oh God. Okay. Now when you suddenly bring from business to personal family, okay, there is a lot of correlation there. Yes, absolutely. ये पॉइंट किसी को समझ आया? ओके, यहाँ पे सर हमने बात की, पहले तो हमने उनसे पूछा क्या एक कंपनी जहां 1000 लोग काम करते हैं, 1000 करोड़ की कंपनी है, वहां क्या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग चाहिए? वो कहते हैं हाँ. कोई ऐसी कंपनी जो 100 साल से चल रही है, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है ना, जहां पे 1000 करोड़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है ना, उसको चाहिए? हाँ चाहिए फाइनेंशियल फोरकास्टिंग. स्टार्टअप को चाहिए? कहते हैं हाँ चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप में फाइनेंशियल फोरकास्टिंग होगी तभी तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स के बेस पे वो अपनी वैल्यूएशन लगाएंगे, तभी तो वो एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेंगे. ये उन्होंने बोला. फिर उसके बाद मैंने पूछा कि जहां 3000 लोग काम करते हैं वहां फाइनेंशियल फोरकास्टिंग चाहिए? कहते हैं हाँ वहां भी चाहिए. तो अब उसके बाद हमने ये बात पूछी, सर एक बात बताओ, जो कंपनी में 1000 करोड़ की टर्नओवर है, या कोई ऐसी कंपनी जो 100 साल से चल रही है, या कोई ऐसी कंपनी जो स्टार्टअप है, या कोई ऐसी कंपनी जहां 3000 लोग काम कर रहे हैं, तो ये वो तो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश कंपनी है, वहां 2 4 5 10 15 लोग नहीं आए तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं होगी ना, धंधा चलता रहेगा, किसी और को ले आएंगे और धंधा और बढ़ेगा. तो मुझे ये बताओ, इतने बड़े बड़े एस्टेब्लिश लोगों को इतने अगर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की जरूरत है, तो जो फैमिलीज हैं वहां काम करने वाले कितने लोग हैं? अगर उसको कुछ हो गया तो मतलब जहां पर काम करने वाले इतने लोग हैं वहां कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर रहे हैं. और फैमिलीज जहां पर हम अकेले काम कर रहे हैं, या मियां बीबी काम कर रहे हैं, मियां कर रहे हैं, वाइफ कर रही है, तो क्या उनको फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की जरूरत नहीं है? उनको तो ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर उनके यहाँ तो 100% काम का पैसा जो है उनके काम करने से आ रहा है, अगर मियां बीबी काम कर रहे हैं तो 50% आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, या जो भी उनकी रेशो बन रही है. मेकिंग सेंस? क्लियर? आगे चले. And so when people come to us, what we do, we assess their challenges or risks which can come in their life, which can actually reduce the flow of income or stop the flow of income into their life. And for this, we use various kind of scientific tools. For example, A by H, map of life, financial pyramid, waiting period, solvency ratio, or capital need analysis to basically just to name a few, right? So generally, actually, risk management, we understand risk management in insurance, but risk management is for life. तो अभी हमने क्या बोला कि जब हमारे पास लोग आते हैं तो हम उनकी लाइफ में किस किस तरह के रिस्क हैं उनको असेस करने की कोशिश करते हैं. आप क्या करते हैं, किसी के पास जाते हैं तो असेस ही कर रहे होते हैं ना भाई. बेसिकली क्या होता है कि हम असेसमेंट के बाद प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, पर वो असेसमेंट का उसको एहसास नहीं हो रहा होता. गलत तो नहीं कह रहा? अगर उसे असेसमेंट का एहसास हो जाए, उसे पता चल जाएगा ना जो आपके प्रोडक्ट में जाना कहीं भी नहीं है. पहले तो असेसमेंट जरूरी है. तो हम क्या करते हैं कि हम असेस करते हैं उनका रिस्क क्या है, और उसके बेस पे डिफरेंट टूल्स को के बेस पे हम साइंटिफिक टूल्स के बेस पे हम आगे बात करते हैं और आगे वर्कआउट करके उनका जो रिस्क है उसको मिटिगेट करते हैं. राइट? अब इसके आगे देखिए. So if you see a person who has a goal for 20 years and is investing only for 5 years, he is calling for reinvestment risk. अब यहाँ क्या बात की मैंने कि एक आदमी है, आपको कभी ऐसा आता है कोई लोग ये बोलते हैं कि यार पॉलिसी है 20 साल कौन देगा यार, 25 साल कौन देगा, 10 साल की बताओ, 5 साल की बताओ. ऐसा होता है किसी के पास? सभी के साथ ऐसा हो रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या बात की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक आदमी जिसका गोल 20 साल का है और वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो री इन्वेस्टमेंट रिस्क को इन्वाइट कर रहा है. आया समझ में? भाई बच्चा आपका 20 साल बाद बड़ा होगा, उसको एजुकेशन की जरूरत 20 साल बाद है, आप 5 साल पैसा लगा रहे हो, 5 साल के बाद क्या करोगे? आप री इन्वेस्टमेंट रिस्क को इन्वाइट करो. उस टाइम जो प्रोडक्ट या जो फीचर्स है या जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उस टाइम ये ना मिले तो क्या करोगे? मेकिंग सेंस? आगे चलते हैं. Right? Income stopping after death is a risk for the family, but income stopping before death is a risk for self.
दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, इनकम अगर स्टॉप हो जाती है डेथ से पहले और इनकम स्टॉप हो जाती है डेथ के बाद, हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, बेसिकली यही तो कर रहे हैं। अगर इनकम डेथ के बाद स्टॉप होती है तो किसका रिस्क है? फैमिली का। डेथ हो गई, अब फैमिली ने, बच्चे ने सेटल होना था, स्टॉप मतलब रिस्क हो गया। और अगर इनकम डेथ से पहले स्टॉप हो जाती है, वो किसका रिस्क है? वो क्या कर रहे हैं हम वहां पे? जीवन शांति बेच रहे हैं। गलत तो नहीं कर रहे, चीज तो, प्रोडक्ट तो सही बेच रहे हैं, बट हमारे को पहले उसको असेस भी तो कराना है। इनकम डेथ के बाद अगर स्टॉप होती है तो फैमिली का रिस्क है, उसके लिए ये लेना है, लेकिन इनकम डेथ से पहले स्टॉप हो गई तो उसके लिए ये लेना है। क्लियर? दोनों रिस्क है। आगे चलें। There is a shortfall of money at the time of children's higher education. That is a risk. But if there is shortfall at the time of retirement, that is also a risk. एक सेकंड रुको। अब यहां पे हमने बात की, अगर इनकम, बहुत सारे लोगों ने उनसे बात करो तो क्या होगा, बच्चा नया नया पैदा हुआ है तो क्या होगा, बच्चे की चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग कर लेंगे। उससे को रिटायरमेंट प्लानिंग करने तो क्या कहेगा, यार अभी तो बहुत टाइम है। होता है ऐसा? सभी के साथ होता है। मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। रिटायरमेंट, अभी तो टाइम ही क्या है यार, अभी तो शादी भी नहीं हुई यार, अभी तो मेरे को गर्लफ्रेंड को घुमाना है, अभी शादी हो गई तो अभी हनीमून होके आया हूं, अभी तो फला जगह जाना है। ऐसा होता है? तो अब हम क्या बात करें यहाँ पे, अगर बच्चे की एजुकेशन के वक्त पैसे कम पड़ गए तो ये अगर रिस्क है, तो भैया तेरी रिटायरमेंट में पैसे कम कर पड़ गए तो भी तो रिस्क है। यानी मैनेज तो दोनों ही रिस्क करने हैं ना हमारे को। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हाँ जी, कि हम फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब कर देते हैं। हाँ, ये मैंने रट के नहीं आया, मुझे तो रटा हुआ हो तो बोलने में बाद में बताता हूँ। आगे। Right. So risk in financial parlance, if we are trying to understand, any probability of loss is a risk. Or we can understand its negative variation between the desired and actual is a risk. Okay. If the probability अब हमने क्या बात की यहाँ पर, अब रिस्क की बात की। रिस्क जो है सिर्फ इंश्योरेंस में, रिस्क तो लाइफ के साथ है, पूरी लाइफ में हम जी रहे हैं, रिस्क के साथ ही जी रहे हैं। और फाइनेंशियल टर्म में क्या है कि जो पैसा हमारे को चाहिए, अगर वो फाइनेंशियल पार्लेंस में क्या है कि जो मैंने लगाया अगर वो ना मिला, 1 रुपया भी डूबा तो रिस्क है, और 1 रुपया भी ना डूबा तो रिस्क नहीं है। ऐसे ही है ना? तो एक बार ये लाइन दोबारा करते हैं स्टार्ट। आप ध्यान से retirement, that is also a risk. Right. So risk in financial parlance, if we are trying to understand, any probability of loss is a risk. एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, Or we can रिस्क, understand its negative variation. या एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, किसी भी तरह की लॉस की प्रोबेबिलिटी है फाइनेंशियल पार्लेंस में, वो रिस्क है। कितने लोग कहते हैं यार वो आज ना LIC नहीं, लोग म्यूचुअल फंड मांग रहे हैं, म्यूचुअल फंड मांग रहे हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? मेरे क्लाइंट्स कई बार पूछते हैं, आपके तो नहीं पूछते होंगे? आप क्यों पूछते हैं? तो हाथ नहीं खड़ा कर रहे यार। तो इस, यानी यहां हमने क्या बात की, कि क्या बात की यहां पर, किसी ने सुना ध्यान से? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, नुकसान की संभावना। नुकसान की संभावना। अगर नुकसान की संभावना है वो रिस्क है, लेकिन अगर नुकसान की संभावना नहीं है वो तो रिस्क नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। Variation between the desired and actual is a risk. If the probability of risk is 0, then there is no risk. But if the probability of even 1, there is a risk. अगर जो डिजायर किया था, सोचा था 1 करोड़ आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, रिटायरमेंट पे बच्चों के लिए कितने, अरे यार इतने की सिप कर लो, 20 साल बाद 5 करोड़ आ जाएंगे, ऐसा कहा जाता है? होती है बात? क्या गारंटी है? आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? कारण क्या है? हाँ, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। उस वक्त की मार्केट क्या कहती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमने 5 करोड़ का सोचा, उस टाइम जरूरी नहीं 5 हो, ऐसा भी हो सकता है 50 हो, 480 भी रह सकते हैं, और ऐसे भी हो सकता है 480 रह सकते हैं। तो क्या म्यूचुअल फंड बुरा है? नो। लेकिन हमें समझना क्या है कि हमारे को ये समझना है, जो मेरा डिजायर्ड था, मेरी जो बच्चे की एजुकेशन पे या मेरी रिटायरमेंट पे जो मिनिमम जो पैसा चाहिए था, अगर उस वक्त
वो पैसा कम रह गया तो दैट इज अ रिस्क, राइट। और अगर रिस्क 0 है तो रिस्क नहीं है, लेकिन अगर 1 रुपया भी कम रह गया दैट इज अ रिस्क। आगे बढ़ते हैं। Right. So we need to understand one aspect which is very, very urgent and very necessary. Risk ignorance is never a risk management. So we help people in creating their financial forecast and manage their risk and their portfolio swings. हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिस्क इग्नोर करना रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। रिस्क इग्नोरेंस अलग है, रिस्क मैनेजमेंट अलग है। अगर हम रिस्क इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं यार म्यूचुअल फंड में लगा लिया, इक्विटी में लगा लिया, तो भैया ये तो 5 करोड़ बने के बनेंगे, ये तो वाली बात हो गई। आप कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो तालाब में कभी, तालाब नहीं मतलब स्विमिंग पूल में कभी स्विमिंग करने के लिए गए हैं? तालाब में भी गए। ओके, स्विमिंग पूल में गए, मान लीजिए स्विमिंग पूल में जैसे ही घुसते हैं ना, एक बार क्या हुआ, मैं नया नया श्री राम कॉलेज में स्विमिंग पूल में गया, पहली बार गया था, फ्रेंड्स वगैरह थे, तो जैसे ही गया मैं कूदने लगा, मैं कहा यार कूद जाता हूँ। बाद में पता चला वो जिसमें कूदने लगा था पहली बार है वो तो 12 फीट का है। वहां बाद में पता चला कि वहां लिखा हुआ था 12 फीट, 8 फीट, 5 फीट, 3 फीट। तो क्या 12 फुट में लोग कूदते नहीं? कूदते हैं, जिनको आता है वो कूदते हैं। तो यानी कि मुझे ये तो पता होना चाहिए मैं कहां कूद रहा हूं। बिना सोचे समझे मैं इग्नोर कर दूं कि मैं कूद जा रहा हूं उसमें, तो कोई गारंटी थोड़ा कि मैं निकल जाऊंगा, अनलेस एंटिल आई नो हाउ टू स्विम, इजंट? तो रिस्क इग्नोर करना रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट से ही होगा। तो हम सोचे कि हाँ जी हमने इक्विटी में पैसा डाल दिया, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इग्नोर नहीं कर सकते। मेकिंग सेंस? बोर हो रहे हो क्या बड़े शांत शांत से? ओके, आगे। I think so what you mentioned is very apt because what I see happening around me is अभी most देता of हूँ उसका us ignore the risk altogether, right? Things are not going to happen, or they have an understanding it's going to happen. You don't pay that much attention to it. But when you place it like this, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया कि अब वो ये बोल रहे हैं कि जनरली हमारी लाइफ में हम क्या कर रहे होते हैं, हम ना रिस्क को इग्नोर कर रहे होते हैं और हम सोच रहे हैं कि हम सही चल रहे हैं। कि रिस्क इग्नोरेंस से काम नहीं चलेगा। कभी भी हम किसी से बात करते हैं, यंग बच्चे से बात करते हैं, उसको इंश्योरेंस की नहीं यार टर्म प्लान लेना है, मुझे म्यूचुअल फंड लेना है, क्या वो गलत कह रहा है? नहीं, गलत नहीं कह रहा, वो गलत नहीं कह रहा, पर ऐसा नहीं है कि वो सही भी कह रहा है। हमारे को ये समझना है, हमें ये समझना है कि वो गलत नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा भी है कि वो 100% सही भी नहीं है। उसके लिए हमारे को अपना लेवल उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा कि हम दूसरे के दिमाग में कम्युनिकेशन जो है ना वो प्रॉपर डाल सके, राइट? तो अब इसको यहीं स्टॉप करते हैं, बस इसमें मेन यही था। इसमें इसके बाद उन्होंने एग्जांपल पूछा कि हमारी लाइफ में रिस्क मैनेजमेंट में मैंने कुछ एग्जांपल किया, तो इसको छोड़ के अब हम अगला पीपीटी पे बात करते हैं। नहीं, यूट्यूब पे नहीं, ये फेसबुक पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सर अभी है हमारे पास 10-15 मिनट? ओके, ठीक है, है ना? सेशन लेट स्टार्ट था। तो अभी हमने क्या बात की थी, कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमारे को बेस समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, हम उस बेस को अगर लेके चलेंगे तो हमारे को ये समझ में आ जाए कि यार दूसरे की जरूरत जो है ना वो मुझे फिलफिल करनी है। और दूसरे की जरूरत क्या है? हर आदमी की जरूरत है, उसका रिस्क मैनेज होना चाहिए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसको पता नहीं है। आप कभी किसी से बात करते हैं, किसी के साथ बात करी इंश्योरेंस की, किसी के साथ चाइल्ड एजुकेशन की बात करी, तो आप उससे बात करते हैं तो ऐसा होता है कि सामने वाला कहे यार मेरे को ना बच्ची की शादी करनी है, 50 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 2 करोड़ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए चलेगा। कितने लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं? नहीं मिलते ना। क्या पूछते हैं? कितने? क्या सभी के साथ मैडम जैसे ही लोग मिलते हैं? आपको अमाउंट बताते हैं। क्या बताते हैं? अमाउंट बताते हैं। भाई मेरे बच्चे की शादी में 50 लाख चाहिए, 70 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए। ये तो नहीं बताते ना इतने भी मिल जाए या उतने मिल जाए, इतने मिल जाए, उतने मिल जाए, नहीं होता। एक डेडिकेटेड फिगर बताते हैं। उससे कम में उनका काम चलेगा? नहीं।
तो हमारे को ये समझना ये है कि जो सामने वाला बंदा है उसको क्या चाहिए, उसको 50 लाख से उसका क्या हो रहा है, बेसिकली उसका रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है। उसके लिए 50 लाख से उसका जिंदगी में क्या रिस्क है कि यार मेरी बेटी की शादी में मेरे को मतलब अपने अच्छे से परिवार में, कहते हैं परिवार में नाम हो जाए, ऐसी बात होती है कि यार अच्छी शादी होनी चाहिए, ऐसी बात होती है। तो वो अगर 50 लाख ना हुए तो उसके लिए रिस्क है, वो कहां से लाएगा, लोन लेगा, क्या करेगा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम उसका रिस्क को मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, हम उसकी जो जरूरत है ना उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने काम के थ्रू, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं, हम ना, हमारा जो काम है, हमारा काम है हम कोई ना कोई फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। दो तरह की फ्यूचर इवेंट्स होती हैं, या तो प्रिडिक्टेबल होती हैं या अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। अब अनप्रिडिक्टेबल कौन सी है, प्रिडिक्टेबल कौन सी है, ये सबको पता है। एक सेकंड रुको, अभी सबको पता है प्रिडिक्टेबल कौन सी है, अनप्रिडिक्टेबल कौन सी है? ओके, सिर्फ आपको नहीं पता है, बाकी को तो पता है। सभी को पता है यार, बोलो यार, आधा मिनट सभी को नहीं बात हो जाओ। पता है पर आप ही बताओ। ओके, देखो अगर पता है क्या है, मतलब मेरे को ना थोड़ी सी आदत है कि मैं सामने से इंटरेक्शन नहीं होता ना तो मेरा फिर वो निकलते नहीं, टेम्पो नहीं बनता। तो अगर ठीक, ओके, तो प्रेडिक्टेबल, अभी रुक जाओ। प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल क्या है? प्रेडिक्टेबल वो जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट क्या प्रेडिक्टेबल है? बच्चे की शादी प्रेडिक्टेबल है, पता है ना। और ये भी पता है कौन सी एज में होगी, एजुकेशन कौन सी एज में होगी पता है। अनप्रेडिक्टेबल क्या है? जिसको हमें पता ही नहीं कि होगा नहीं होगा। तो अनप्रेडिक्टेबल जैसे डेथ हो गई, उसका पता ही नहीं। तो हमारे को ये दोनों को ही तो कवर करना है। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चे की एजुकेशन क्या हो रही है, प्रेडिक्टेबल है, उसको आप यहाँ कवर कर रहे हैं। अनप्रेडिक्टेबल क्या है? वो डेथ है, उसको यहाँ कवर कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल में भी ना दो तरह की चीजें होती है, कुछ होती है इंपॉर्टेंट होती है, कुछ होती है नॉट सो इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेडिक्टेबल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। जैसे बच्चे की शादी क्या है, रिटायरमेंट क्या है, ठीक है। तो अगर इसका, ये दोनों चीजों के लिए हमें क्या करना चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट है पर अनप्रेडिक्टेबल है, उसके लिए क्या करना चाहिए, बीमा लेना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब अगर अनप्रेडिक्टेबल है, इंपॉर्टेंट है, उसको इंश्योर कब करना है, आज करना है। भैया बेटी की शादी तो है, बेटे का एजुकेशन तो है बच्चे की, लेकिन वो बच्चे की शादी या बच्चे की एजुकेशन जो है वो वहां तक मैं पहुंचूंगा तो कर लूंगा, नहीं पहुंचा तो, इसलिए हमने क्या किया, उसको इंश्योर करना है। दूसरा तो तो अब इंपॉर्टेंट और प्रेडिक्टेबल, कोई ऐसा इवेंट आप बता सकते हैं कि जो प्रेडिक्टेबल भी है और इंपॉर्टेंट भी है, उसका इंश्योरेंस हो जाए। फॉर एग्जांपल प्रेडिक्टेबल है शादी बच्चे की करना, एजुकेशन और रिटायरमेंट, तीनों चीजें। ऐसा हो सकता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोले कि भाई अब मैं भी 50 का हो गया और मेरा बच्चा जो है 40 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, उसकी 25 साल की मैं शादी कर रहा हूं, तो मेरे को 1 करोड़ दे दो। वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी? क्यों? लोन थोड़ा दे रहे हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फंड जनरेट करना पड़ेगा। और फंड कब जनरेट होगा, जितनी जल्दी करोगे उतना बढ़िया। तो हम बेसिकली यही तो कर रहे हैं, दो काम। और जो काम प्रेडिक्टेबल है और नॉट सो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। अब नॉट सो इंपॉर्टेंट क्या है, मस्जिद लेनी है, फॉरेन टूर पे जाना है, क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं जाए तो काम चल जाएगा, रिटायरमेंट ना हुई तो काम चलेगा। तो
तो अगर कोई काम नॉट सो इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अल्टरनेट प्लान। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। मस्जिद लेनी है, फॉरेन टूर पे जाना है, नहीं हुआ तो जिंदगी नहीं खराब होगी ना, डालो पैसे इक्विटी में, कौन मना करता है? डालो पैसे म्यूचुअल फंड में, कौन मना करता है? यस, नो, मे बी, राइट। लेकिन हाँ, लेकिन कोई भी प्रिडिक्टेबल और इंपॉर्टेंट काम है उसमें रिस्क ले ही नहीं सकते यार। अगर 1 करोड़ से कम रह गए तो क्या होगा? रह सकते हैं, सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। ये इग्नोर कौन से करने हैं? अनप्रिडिक्टेबल भी है, नॉट इंपॉर्टेंट भी है, मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अनप्रिडिक्टेबल भी है, तो उसको क्या करना है? इग्नोर कर दो। एग्जाम्पल दो। मतलब जो यहां पे ना आए तो वो यही होगा ना, जो बाकी जगह ना आए वो यही होगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को ना बेसिक बात जो समझनी है ना, वो अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सबसे बड़ा फॉर्मूला है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। जो लोग इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं वो तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बना लेंगे। जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस को कर रहे हैं, वो मतलब इज इक्वल टू सेविंग को कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बनाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि आपका एक्सपेंस जो है उस पर तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। एक्सपेंस की लिमिट कहां कौन डिसाइड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी। ओके, शायद कुछ हद तक ठीक है। इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है, जो हमारी डेली बेसिक नीड है उसे हम क्या मानते हैं? ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उससे बात करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं, एक्सपेंस कौन डिसाइड करता है? नहीं नहीं, हम नहीं डिसाइड करते। नहीं, इनकम ही नहीं डिसाइड करती, कम्युनिटी जो आसपास हमारे लोग रहते हैं, हमारी कम्युनिटी डिसाइड करती है कि मेरे पड़ोसी जो है अपने बीवी को स्विट्जरलैंड घुमा के लाया है, बीवी जिंदा नहीं रहने देगी तुम्हारे को, साला बना लिए ना तुम ले गए तो, वो स्विट्जरलैंड लेके आया और तुम यहाँ कर रहे हो। मेरे दोस्त के ने नया आईफोन ले लिया, तो भैया आपको भी आईफोन लेना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आपके पड़ोसी के पास छोटी गाड़ी की बड़ी गाड़ी आ गई तो अल्टीमेटली आपको भी लेनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? कौन डिसाइड कर रहा है? लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, जो बेसिक नीड है उसका कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो एक्सपेंस 2 तरह के होते हैं, एक तो बेसिक जो नीड बेसिस है, जो जरूरी है, और दूसरे कौन से हैं? जो इमेज रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है? जब हम इस फॉलो पे चलते हैं, यहां पर कंट्रोल ही नहीं रहता, और इस कारण से पैसा जो बचता कम है और सेव कम होता है, और लॉन्ग टर्म में आगे नहीं जा पाता। होता है ऐसा, लाख रुपए कमा रहा है एक बंदा और 1.5 लाख खर्च रहा है, और एक बंदा सिर्फ 25,000 कमा रहा है और सिर्फ 10,000 खर्च रहा है। 10 साल बाद कौन अमीर होगा? तो यहां समझना क्या है? इट्स नॉट द इनफ्लो ऑफ मनी दैट मेक्स यू वेल्दी, इट्स द मैनेजमेंट ऑफ आउटफ्लो जो आपको वेल्दी बनाता है। कि आप अपने आउटफ्लो का कैसे मैनेज करते हैं वो वेल्दी बनाएगा। आपकी इनकम कितनी आ रही है वो वेल्दी नहीं बनाता, राइट? ओके, ताली बजा सकते सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये एडम स्मिथ, इन्होंने क्या बोला? मनी ग्रोज बाय पार्सिमनी एंड डिमिनिश बाय प्रोडिगैलिटी एंड मिसकंडक्ट। ये इस बात को रट लो, जहां भी जाओ लोगों को बता दो, वो वैसे ही कहेगा कि हाँ यार ये तो बड़ा समझदार आदमी है। पार्सिमनी का मतलब है कि आप किसी पैसे के लिए मतलब समझदारी से खर्च करते हैं, एफिशिएंटली खर्च करते हैं, उसको पार्सिमनी बोलते हैं। डिमिनिश मतलब कम हो जाती है। प्रोडिगैलिटी एंड मिसकंडक्ट क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे करते हैं, फिजूल खर्ची, है ना। और इमोरल मिसकंडक्ट मतलब एब, अब एब नहीं डिफाइन करूंगा, नहीं तो कहेंगे ये रोचक की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला? रेगुलरिटी इज द की टू वेल्थ। यहां उन्होंने कहीं नहीं बोला IRR, समझ लो ये बात, IRR नहीं बोला। अभी क्या बात है? CNBC क्या बोलता है? IRR बोलते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं? IRR बड़ा होना चाहिए। क्या वो गलत बोलते हैं? रेगुलर हो और IRR हो तो मजे आ जाए। हाँ, ये मिसिंग है, रेगुलरिटी इज मिसिंग।
जब तक रेगुलरिटी नहीं है तब तक बात नहीं बनेगी। और इसके आगे चलते हैं। ये एक एग्जांपल है ओसेला मैकैथी, जो वॉशर वुमेन थी, जो फिलैंथ्रोपिस्ट बन गई। ये एंग्लो इंडियन वुमेन कपड़े धोती थी और रोज बैंक में जाके पैसे जमा करती थी। जब 40 साल तक पैसे जमा किए, लास्ट डे पे गई, बैंकर को बोला ये मेरे पैसे लो और कल से मैं पैसे जमा करने नहीं आऊंगी, बट आई एम रियली थैंकफुल कि आपके पास पैसे जमा करने वाले और बड़े बड़े लोग थे, पर आपने मुझे हमेशा रिस्पेक्ट से देखा। तो क्लर्क ने इनसे पूछा आपको पता है आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? तो उन्होंने क्या बोला, हो सकता है 30-40 हजार डॉलर हो। तो क्लर्क ने बोला नहीं, आपके अकाउंट में 2 लाख डॉलर है, मैं निकाल दूं? और वो हैरान रह गई। ये रियलिटी, आप अपना गूगल करिएगा। तो उनसे पूछा गया कि क्या आपको पैसे दे दे? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने 1 लाख डॉलर अपने अलग कर दिए। 1 लाख डॉलर का एक एनजीओ बना दिया जहां अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने पैसा मुहैया कराना शुरू कर दिया, राइट। और उनको गवर्नमेंट ने क्या अवार्ड दिया कि ये वॉशर वुमेन थी, फिलैंथ्रोपिस्ट बन गई। ये 2004 या 5 की बात, आप एक चेक कर सकते हैं। तो यहां पर क्या काम किया, रेगुलरिटी काम की, आईआरआर काम नहीं किया। बैंक में पैसे थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, क्या इक्विटी में कितने लोग पैसे डालते थे? जमीन में डालते थे या बैंकों में होते थे पैसे? ऐसे ही होता था ना। पहले तो मकान भी रिटायरमेंट के बाद ही लेते रिटायरमेंट के बाद लेते थे। उनके कितने बच्चे होते थे? हम तो 8 है, जितने निकल जाए है ना, ठीक है। हाँ, और हमारे कितने? 1 या 2। लेकिन पैसे अमीर कौन होता था? वो अमीर थे। उनके पास तो इक्विटी नहीं थी। उनके पास इक्विटी नहीं थी, ये बात याद रखिएगा। उनके पास आईआरआर बढ़िया नहीं था। उनके पास क्या था? उनके पास ये बेसिक प्रिंसिपल था। एक बार बेसिक प्रिंसिपल था, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस, और रेगुलरिटी। उनके पास ये नहीं था जो आज की डेट में बात कर रहे हैं। तो ये आज हम अपने ऐब को छुपाने के लिए बात कर रहे हैं बेसिकली, अगर समझ जाए, क्योंकि हम डिसिप्लिन नहीं होना चाह रहे, हम सेविंग का डिसिप्लिन नहीं बनाना चाह रहे, इस कारण से हम वो बात कर रहे हैं। कितने लोग ये मानते हैं? राइट, थैंक यू। C+D, अभी आपका क्वेश्चन है सर, आपने कुछ बोला था जिंदगी में, क्या कुछ था ना क्वेश्चन आपका कि आज के जिए हैं तो कैसे जिए, मतलब प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट खराब कर दें। तो ऐसा कितने लोगों को ये पूछा जाता है? सभी से पूछा जाता है। तो सर अब वो देखो जहां रटा हुआ तो यहीं आया, वो वहां रटा नहीं होता इसलिए आ नहीं रहा था। ओके, तो C+D इज इक्वल टू आर लाइफ में कहीं भी आपको जिंदगी में रिवॉर्ड मिलेगा तो कब मिलेगा? जब आपने ये फॉलो किया होगा। ये बात याद रखिएगा। ये देखिए, जरूरी नहीं है कि हम हर एक के पास जाके लाभ की या उमंग की बात करें, मतलब वो गलत नहीं है, वो ठीक है, पर कल लाभ बंद हो जाएगा तो क्या दूसरी बात करोगे? मेरे किसी क्लाइंट को ही नहीं पता होता मेरी कौन सी पॉलिसी बेच रहा हूं, आज तक नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो हम बात ही नहीं करते पॉलिसी की, हमने उसको सोल्यूशन देते हैं उसकी जरूरत का। C+D इज इक्वल टू आर क्या है? C स्टैंड्स फॉर कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी एंड कंपल्शन। ये 3 चीजें यहां पर हो, C कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी एंड कंपल्शन, और डिसिप्लिन हो, तभी रिवॉर्ड मिलता है। कितने लोग स्कूल में गए थे? अभी सब कुछ लोग सोच रहे हैं कि इतने गए। अच्छा, कितने लोग एक्चुअल में पास भी हुए थे? अब इसमें अब कैसे पास हुए, नेक्स्ट क्लास में कैसे गए? क्योंकि कंसिस्टेंसी थी ना, स्कूल जा रहे थे ना, कंपल्शन थे ना, नहीं जाते थे तो क्या माँ बाप चाटा मारते थे? आज की डेट में पूछ के देखो, राइट। तीसरा क्या था? कंपल्शन थी, कंसिस्टेंसी थी, और तीसरा क्या था? कमिटमेंट थी, और डिसिप्लिन था। होमवर्क दिया, करना है, डेली जाना है, तभी जाके अगले क्लास में आए ना। कोई ऐसा बंदा है जो जॉब करता हो, सीनियर पोजीशन पे पहुंच गया हो इसके बिना? कोई बता दो मेरे को। कोई ऐसा है बिजनेसमैन, किसी भी तरह के बिजनेस में, जो ये ना करता हो? भाई अगर बिजनेस में है, उसकी कमिटमेंट ना हो बिजनेस में काम करने की, कंपल्शन ना हो, भाई करना ही करना है। हमारे काम में भी यही है, अगर हमारा ये चीज नहीं है तो रिवार्ड नहीं है, जो यही हो रहा ना। तो अगर इन्वेस्टमेंट में भी ये फॉलो करते हैं, भाई ये इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे ही होता है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है सेविंग की,
अगर कमिटमेंट नहीं है सेविंग की, अगर कंपल्शन नहीं है कि भाई सेविंग करनी है, और साथ में डिसिप्लिन नहीं है कि जब तक गोल नहीं आ जाएगा तब तक हम उसको विड्रॉ नहीं करेंगे तो रिटर्न नहीं आएगा। ऐसे है, यही होता है। अब मुझे एक चीज बता दो सर, जो आप बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे थे, या जितने भी लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं कि भैया ये चीज इनबिल्ट है कहीं पर। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि वो थोड़े से ओवरवेट या अंडरवेट है? कितने लोगों को पता है? ओके, तो आपको ये पता है इसको कैसे ठीक करना है? यस, पता है। अच्छा, पक्का? तो कर उसके लिए कुछ कर रहे हो? कर रहे हो? नहीं, वो कर डिसिप्लिन और कमिटमेंट, डिसिप्लिन और कमिटमेंट दोनों नहीं है। हम अपने आप से अपने लिए कई बार ये चीज नहीं कर पाते हैं। कितने लोग एक्चुअल में कर पाते हैं? जो कर पाते हैं वही तो उन्हीं का तो बीएमआई ठीक होगा। तो इसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी है। पीपीएफ में पैसे डालते हैं, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है? कितने लोग ऐसे जो गारंटी से हर साल 1.5 लाख डाल ही देते हैं? वेरी फ्यू। सिप में मिनिमम कितना है, मैक्सिमम क्या है? क्या ऐसा है कि यार मेरे पास आज ₹1,00,000 नहीं है तो मैं अपनी सिप कम कर दूं? हो सकता है। क्या ऐसा है कि ₹1,00,000 नहीं है अभी स्टॉप ही करते थे, जब होगा तब स्टार्ट करेंगे? स्टॉप कर देते हैं, पॉज भी कर देते हैं 6 महीने के लिए, कि 6 महीने बाद होता है ऐसा? 6 महीने का 6 साल भी हो जाता है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, इनबिल्ट है उसमें ये बात? और लोग कितने डिसिप्लिन्ड है? जितने हमें ठीक है, एवरेज उठा के देखो, सिप कितने साल में बंद हो रही है? 3 साल। 50% एसआईपी बंद होने का रेशियो लगभग 45 से 50% एसआईपी बंद हो जाता है। और गोल कब का है? 20 साल का गोल हो जाता है। सिप दे देगा? ये सीडीआर है तो कहां पे देगा? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? आ रही है? तो इसका मतलब अगर आप इनबिल्ट आप में ये चीजें हैं तो सर आप कहीं भी पैसा डाल लो, आप मल्टीप्लाई कर लोगे। अगर इनबिल्ट नहीं है तो आपको एक ना एक प्रोडक्ट ऐसा रखना पड़ेगा अपनी किटी में जिसमें इनबिल्ट हो। अब आप ये बताइए, हमारे पास जो प्रोडक्ट है एंडोमेंट, उसमें 3 गुण है नहीं है? इनबिल्ट है। और कोई प्रोडक्ट है? कोई प्रोडक्ट नहीं इसके अलावा। तो इसका मतलब अगर हम किसी का रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो एंडोमेंट से तो पता है ना उसको आएगा ही आएगा। उस वक्त उसको पैसे जरूरत है या उसको ये आईआरआर देखना होता है जब पैसे की आगे से गीली और पीछे से पीली हो रही होती है? उस टाइम क्या चाहिए होता है? उस टाइम क्या इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा होता है? नहीं होता ना। जब मेरे को भैया खर्चे के लिए पैसे चाहिए उस टाइम तो पैसा ही चाहिए ना। मेकिंग सेंस? मेरे को समझ नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बात की, अगर 1 करोड़ रुपया चाहिए, यील्ड 6% का है, तो आपने 25 साल में शुरू किया, 60 साल पे चाहिए था, 35 साल आपके पास है, तो आप 84,000 रुपये महीना साल का लगा लोगे तो आप 1 करोड़ पे पहुंच जाओगे। ये तो सब एक्सेल पे कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आपके पास समय रह गया 30 साल, तो आपको लगाने पड़ेंगे 1,19,000 साल के। ऐसे हो रहा है। जैसे से एज बढ़ रही है, आप देख रहे हैं अगर 60 साल पे पैसा चाहिए तो हमारा जो प्रोपोर्शन है पैसे का इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाता है। ये हो रहा है, सबको पता है ये बात, राइट? 10 साल रह गए तो आपको इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, 5 साल रह गए तो इतने पैसे लगाने पड़ेंगे। तो अब जो सीएनबीसी में बाकी सब जगह कहते हैं यार रेट नहीं है, रिटर्न नहीं है, रिटर्न नहीं है, उसका कारण क्या है? पैसे ज्यादा लगा रहे हो, रिटर्न नहीं है, उसका कारण क्या है? भाई तुमने 25 पे शुरू ही नहीं किया। यस नो में भी भाई, अगर तुमने पहले शुरू किया होता तो टाइम से पहुंच जाते। आप यहां से आज गुड़गांव जाना है आपने, तो यहां से गुड़गांव जाने का कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। मान लो आपकी मीटिंग 10 बजे हो, घर से कितने में निकलोगे? 8:30। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन अगर मान लो आप 8:30 ना निकले, आपने 10 बजे की मीटिंग है, निकले ही 9:15 बजे, तो क्या करना पड़ेगा?
भगानी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, राइट। पुलिस वाला साइड में लगवा, पुलिस वाला भी कर सकता है, जरूरी नहीं पहुंचो, जिगजैग करके, ऐसा हो जाएगा, पॉसिबल है या नहीं है? तो इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ी समझने वाली बात है, जब हमारे बच्चे गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, हम क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं पापा तेज भगाओ। अब भगाते हो? बच्चे को पहली बार स्कूटर देते हो, क्या कहते हो, बेटा तेज भगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट अब नहीं कर रहे तो आ रहा समझ में? तो 6% पे इसका मतलब उसने स्टार्टिंग जो है ना वो 1 घंटा पहले नहीं चला भाई, इसलिए करना पड़ रहा है उसको ज्यादा। गलती किसकी है? उसको समझाने वाला ही नहीं था। उसको बताने वाले क्या बता रहे हैं, मल्टीप्लाई करो, IRR बढ़ाओ। क्या गलत है? गलत नहीं है, वो भी प्रूव करूंगा। आगे चलते हैं। अब ये हमने बात की कि टू अचीव ए गोल 1 करोड़ रुपया, अगर हमारे को कितना परसेंटेज रिटर्न चाहिए, अगर हम हर साल सिर्फ 84,000 बचाना चाहते हैं, मान लो सिर्फ 84,000 बचाना चाह रहे हैं साल का, तो हम अगर 25 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं तो 6% रिटर्न पे आ जाएगा। क्योंकि पिछली वाली स्लाइड में 84,000 फिगर थी, तो मैंने उसी को लिया है। अगर 84,000 रुपया आप साल का बचाते हैं, आपके पास 35 साल का समय है, तो 6% रिटर्न पे आ जाएगा। रिस्क लेने वाली बात नहीं है। 2:30 बजे पहुंचो, टाइम से जाओ ना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 5 साल और हो गए तो आपको क्या करना पड़ा? 8% रिटर्न पे डालना पड़ेगा। 25 साल रह गए, 11% पे डालना पड़ेगा। 20 साल रह गए, 15% पे डालना पड़ेगा। 15 साल रह गए, 23% पे डालना। तो आज की बात में चक्कर क्या हो रहा है, लोगों ने क्या किया, गड़बड़ क्या है ये समझो। गड़बड़ ये है कि उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल इनकम माइनस सेविंग शुरू ही नहीं किया 25 साल से। सबसे पहले क्या किया, इनकम सैलरी आई, क्या किया सबसे पहले? आईफोन, गर्लफ्रेंड को घुमा लो, लोन, लग्जरी, स्टार्ट ही नहीं किया। तो इसीलिए क्या हुआ, जब वो यहां पहुंचा, 15 साल रह गए, 20 साल रह गए, तो उसको लग रहा है यार एंडोमेंट में तो कुछ होना नहीं, इसीलिए एंडोमेंट बिक नहीं रहा। मेकिंग सेंस और नॉट, राइट? तो 23% पे उसको कहां एंडोमेंट में आएगा? नहीं आएगा। क्या करेगा? म्यूचुअल फंड में जाएगा, उसमें आ जाएगा। मार्केटिंग की भाषा क्या है? तो उसकी बात करेंगे। मार्केटिंग की भाषा क्या है? सेल की भाषा क्या है? सेल कब होती है? कहते हैं ना, जो दिखता है एक जगह मैंने ऑटो के पीछे लिखा था, क्या प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, उसको ऐसे है सुना होगा आपने। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। और पैसे की भाषा क्या है? पैसा क्या कहता है? जो दिखता है वो खर्च हो जाता है। कितने लोगों में लगता है ऐसा होता है? कितने लोग ऐसे हैं जो एटीएम से पैसा निकाल के लाते हैं, 10,000 सोचते हैं महीना चल जाएगा और 10 दिन में खत्म हो जाता है? कितने लोगों को लगता है ऐसा? जो दिखता है वो खर्च हो जाता है। अब पैसा दिख कहाँ रहा है ये बता दो। हाँ, और कहाँ दिखता है? इक्विटी में। और कहाँ दिखता है? बैंक में। भैया अगर कोई भी दुख आया, सुख आया, सबसे पहले कहाँ निकलेगा? जो दिखता है। दिखता क्या है? ये क्वेश्चन रटा नहीं हुआ, बाद में बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दिखता है वो खर्च हो जाता है। जो पैसा आपका इजीली निकल सकता होगा, फ्लेक्सिबल होगा, वो सबसे पहले जाएगा। भैया गोल में आपका रिटायरमेंट था, बच्चे की एजुकेशन थी, आपको लगता है पैसे वहां पहुंच जाएंगे? इम्पोर्टेंट है ना। कोई समस्या आ गई तो, या आज अगर मुझे स्कूल में एडमिशन कराना है उसको, तो वहाँ फीस चाहिए, कोर्स कराना है, तो वो छोड़ूं, पहले रिटायरमेंट कैसे देखूं? पहले तुमने प्लानिंग नहीं करी ना। पिछली क्लास में सर ने बताया था कि आपको कंटिजेंसी फंड भी बनाना, साथ में तो सबसे पहले LIC पॉलिसी नजर आएगी। ठीक है। पूरी साहब ये है कि छोटा पैसा जो है ना, बड़ा पैसा ना छोटे पैसों को खींच लेता है। तो ये सारे पॉइंट सही हैं। हमें बेसिकली क्या है, समझना क्या है, हमारे को शुरुआत जो करनी है ना, बच्चा जैसे ही कमाना शुरू हुआ उसके पीछे, उसके बाप के पीछे लग जाना है। भैया अपने बच्चे को कुछ मत करा, पॉलिसी मत करा, हम देर बेचने नहीं आए हैं। ये फंडामेंटल सिखा दे उसको, जिंदगी बनानी है तो। आप समझ रहे बात? क्योंकि वो खुद नहीं कर पाया, वो यहां पहुंच गया, उसने नहीं किया, लेकिन उसे पता है, वो जानता है कि बच्चे का कराना है। ऐसे कुछ पॉलिसीज मैंने बेची हैं यंग बच्चों को,
25 साल के बच्चे को एंडोमेंट बेची है, दुनिया भर उसको कह रही है इक्विटी इक्विटी इक्विटी, मेरे पास है इक्विटी करनी, म्यूचुअल फंड करने में, कहा हाँ वो करते हैं, बैठे डिस्कस किया, एंडोमेंट लेके गया। हाँ, अभी बात करते हैं उस बारे में, आगे चलते हैं। टू अचीव ए गोल ऑफ 1 करोड़ कितना ईल्ड आए कि अगर साल का 1,71,000 लगा दें तो आपका 1 करोड़ मिल जाए। 35 साल में लगाओगे तो भैया 2% में काम हो जाएगा। जब 35 साल बचे, 20 साल बचे तो भैया इतना परसेंट चाहिए होगा, यहां पर 30% चाहिए होगा, और यहां पर बिटकॉइन की बात आ गई। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि रिटर्न नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है भाई इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल एक्सपेंस तो किया ही नहीं। वो कहां शुरू होना था? 25 साल में। अगर आज पैसे की शॉर्टेज है इसलिए नहीं है कि प्रोडक्ट में कमी है, इसलिए भाई तूने शुरू नहीं किया, तेरा डिसिप्लिन नहीं था, ये बात समझिए। तो इसलिए जो बंदा ऐसी सिचुएशन में आए, कोई बात नहीं, हमने उसके साथ काम करना है, उसको जो मदद कर सकते हैं करने हैं, पर साथ में उसको बोलना भैया तू तो नहीं कर पाया, बच्चे को तो सिखा दे, और उसको ट्रेन करो, उसके साथ में उसके बच्चों को ट्रेन करो। आगे चलते हैं। कई लोगों को क्या लगता है, ज्यादा रिस्क लेंगे ना ज्यादा रिटर्न आएगा। कितने लोगों को लगता है? नॉर्मल का है, तो पर ऐसा नहीं है, इसको समझो। हायर द रिस्क हायर द पोटेंशियल ऑफ रिवॉर्ड। पोटेंशियल है, चांसेस है, होगा नहीं होगा गारंटी नहीं है। अगर आप 9:15 बजे निकले 10 बजे की मीटिंग के लिए, जहां मिनिमम 1 घंटा लगना था, तो गारंटी नहीं है 10 बजे तक पहुंच जाओगे। ये तो मानते हो? पहुंच भी सकते, प्रोबेबिलिटी है, पोटेंशियल है, पर गारंटी नहीं है। और साथ में रिस्क भी है जी। क्या रिस्क भी है? पहुंचो ही ना, हो सकता है, राइट? पोटेंशियल फॉर लॉस भी है। और द लोअर द रिस्क द लोअर द पोटेंशियल फॉर लॉस। अगर रिस्क लोअर है तो लॉस का पोटेंशियल भी लोअर है, बट ऑल्सो द लोअर द पोटेंशियल रिवॉर्ड भी लोअर है। तो क्या गलत नहीं है इक्विटी, पर हमें किस लेवल पे, डीप पे, डेप्थ में हम स्विमिंग करने जा रहे हैं वो पता होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। वो एहसास हमारे लिए बड़ा जरूरी है। आगे चलते हैं। सर खत्म कर दें बिल्कुल, या 1-2 और स्लाइड है? ओके ओके। अब ये चीज जो है ना, ये चीज लॉन्ग टर्म वेल्थ अगर किसी को क्रिएट करानी है, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग किसी की करानी है, आपको एक ऐसी जिंदगी में लोगों की वो देना है कि लोगों को ऐसी वेल्थ मिले तो जिंदगी भर वो एंजॉय करें, उनकी फैमिली एंजॉय करे, उनकी पुश्ते एंजॉय करें, तो इसको फॉलो करना बड़ा जरूरी है। ये फाइनेंशियल पिरामिड है। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी तरह का भूचाल को सह सकता है। ऐसे ही होता ना, अगर पिरामिड, क्योंकि बेस उसका स्ट्रांग है, ऊपर से है, अगर कोई उथल पुथल होगी तो सह जाएगा। तो जब भी पिरामिड को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? हाँ, वो भी बात करते हैं। तो फाइनेंशियल पिरामिड हमारा क्या कहता है, जो उसका बेस है वो किस चीज से भरा होना चाहिए? प्रोटेक्शन ऑफ इनकम से। प्रोटेक्शन ऑफ इनकम किस चीज से होती है भाई? अगर रिटायरमेंट पे पैसा इकट्ठा चाहिए, बच्चे की एजुकेशन पे पैसा चाहिए, बच्चे की मैरिज पे चाहिए, तो वो कब आएगा? जब इनकम आएगी तभी तो आएगा। यस नो में भी? तो सबसे पहले क्या चाहिए? इनकम को प्रोटेक्ट करना है। इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पर 3 तरह के प्रोडक्ट आते हैं, सिर्फ 3 ही तरह के। लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। जितने लोग मेडिक्लेम का काम करते हैं, आप ये पॉलिसी बेच सकते हो मेडिक्लेम की, लाइफ इंश्योरेंस बेच सकते हो। कौन सा बिकेगा यहाँ पे? टर्म प्लान। तो टर्म प्लान जरूरी है, हमने नहीं कहा जरूरत नहीं है। तो कहां बेस पे बात करनी है, राइट? दूसरा, जैसे यहां से पैसा बचे उसके बाद आपको पैसा कहां लगाना है? रिस्क फ्री ग्रोथ पे। क्यों? देखिए, जब आप मकान बनाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी मकान बनते देखा है? अरे वाह, वेरी गुड। तो जो मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या खोदते हैं? नींव खोदते हैं। सबसे गंदा काम कौन सा होता है? सबसे ज्यादा मिट्टी गट्टा उसी में होता है ना, दिल नहीं करता जाने को। तो जहां पे मजा नहीं आ रहा होता वही नींव खुद रही होती है, लेकिन वही आपके बिल्डिंग को कितने सालों की लाइफ दे रही होती है। होता है ऐसी बात? तो फाउंडेशन जो है ना वो स्ट्रांग होनी बड़ी जरूरी है। और फाउंडेशन अगर तो अगर आपकी जो वेल्थ की फाउंडेशन की बिल्डिंग है, अगर मान लीजिए वो 2 माले की है तो फाउंडेशन उसी हिसाब से बनेगी। अगर 25 माले की है तो
उसी हिसाब से बनेगी। तो यानी अगर जितनी आपकी ऊंची बिल्डिंग है उस हिसाब से फाउंडेशन जरूरी है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है। फाउंडेशन स्ट्रांग कैसे होगी, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम कभी रुकना नहीं चाहिए, इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ इनकम, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, इससे आपका, या क्रिटिकल इंश्योरेंस साथ में आप कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इनकम। उसके बाद आपने फाउंडेशन बना ली, 5 माले की बिल्डिंग है, 10 माले की बिल्डिंग है, तो उसके बाद क्या बनाते हैं, दीवारें, पिलर्स। अच्छा अब आप बताओ, टर्की में आया अभी भूचाल, है ना, ऐसा भूचाल अगर कहीं भी आ जाए तो पिलर्स मजबूत होंगे तो बिल्डिंग बचेगी या कमजोर होंगे तो बिल्डिंग, मानते हैं बात। बिल्डिंग का पिलर जो है वो उसको फाउंडेशन के साथ में पिलर मजबूती देता है। अगर बिल्डिंग वेल्थ की ऊंची बनानी है तो उसका पिलर भी स्ट्रांग होना चाहिए, और पिलर स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, उसमें किसी तरह का, आपने खुद बोल दिया, इसमें किसी तरह का रिस्क नहीं होना चाहिए। तो जो आपकी बिल्डिंग का पिलर है वो कहां से आता है, रिस्क फ्री ग्रोथ आइटम से। और रिस्क फ्री ग्रोथ आइटम कौन सी होती है, ऐसी इंस्ट्रूमेंट जहां पर कोई भी रिस्क ना हो। हमने बात की थी ना रिस्क मैनेजमेंट की, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस 1 रुपया भी है ना तो रिस्क है। तो यहां पर कौन से प्रोडक्ट आते हैं, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, आरबीआई बॉन्ड्स और एलआईसी के एंडोमेंट पॉलिसीज, क्योंकि यही वो चीज है जो आपके स्ट्रक्चर को, फाइनेंशियल किसी भी तरह की इकोनॉमी में कोई भी उथल पुथल आ जाए तो बचा सकते हैं, रिस्क फ्री ग्रोथ आइटम, राइट। अब यहां पर पैसा आपने लगा दिया, उसके पास पैसा बचा तो आप कहां लगाओ, ग्रोथ विद रिस्क में लगाओ ना, म्यूचुअल फंड में लगाओ, यूलिप में लगाओ। और फिर पैसा बचा आप जाओ एंजल इन्वेस्टर पे, हाई ग्रोथ, 10 स्टार्टअप पे पैसा लगाया, 1 चला, और उसके बाद स्पेकुलेशन पे जाओ, डेरिवेटिव्स पे जाओ। और स्पेकुलेशन और जो बिटकॉइन की बात कर रहे हैं सर, वो इसके भी ऊपर आता है। अब आज का यंगस्टर क्या कर रहा है, उल्टा कर दिया, वो ये भर रहा है, वो क्या कर रहा है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड ले रहा है, शेयर्स ले रहा है, डेरिवेटिव्स में खेल रहा है, यही सब कर रहा है ना, इस पे नहीं कर रहा ना। अब आप मुझे एक बताओ, कोई भी स्ट्रक्चर है जिसका बेस खोखला है और ऊपर भरा हुआ है, उसका क्या होने वाला है, हाँ तो ये तो नहीं कर रहा ना। तो अगर रियल एस्टेट भी आएगा, ये हाई ग्रोथ में आएगा, क्योंकि पैसा जहां ज्यादा है, जहां पैसा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो हाई ग्रोथ वाले, राइट। हाई रिस्क भी है। आप बताओ ना, 10 साल पहले अगर किसी ने पैसे जो लगाए रियल एस्टेट में, आज की डेट में सबको सिचुएशन का आइडिया है, पूरे भी नहीं मिल रहे, ठीक है। क्या रिस्क, क्या रियल एस्टेट गलत है, नहीं गलत नहीं है, पर फाइनेंशियल पिरामिड के हिसाब से लगाया नहीं लगाया, दैट इज टू अंडरस्टैंड। आज का यंगस्टर यहां लगा रहा है, अगर ये 2 बेस खाली हो गए, जरा सा झटका आया तो ये पिरामिड कहां जाने वाला है। और इसी कारण से लोगों की लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही। अगर हम ये चीज को क्रिएट करें, आपको क्या लगता है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, बच्चे की एजुकेशन करनी है, आपका सारा काम तो यही है ना, बस ये समझा नहीं पा रहे। हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे उसको, और इस कारण से ये लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, हम ये कम्युनिकेट नहीं कर रहे इसलिए लेके नहीं आ रहे। बस ये एक चीज हमें समझ में आ गई। तो अब हमारे को, मुझे नहीं लगता किसी की तरह का गवर्नमेंट चैलेंज या किसी तरह की सिचुएशन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होने वाली है। मेकिंग सेंस और नॉट। किसको लगता है कि अगर ये चीज उसको समझ में आ गई तो उसको टैक्स का तो फर्क पड़ना है, किसको लग रहा है, जिसको अगर आप एफडी में, या अभी जो पहले एनएससी में टैक्सेबल नहीं हुआ करता था, आज के इसमें टैक्सेबल भी लोग लगा रहे हैं ना। एफडी पे इंटरेस्ट पे टैक्स हो रहा है, कोई मना करता है, लगाता है ना। हमें क्यों लगता है ऐसा, तो हमें ये समझना है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन हमारे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि हमारा प्रोडक्ट उसकी लाइफ में क्या प्रोवाइड कर पा रहा है। तो एक स्लाइड और है मेरे ख्याल से, अब मेरे ख्याल खत्म कर दो, ओके चलो। तो ये चीज समझ, अब लास्ट में हमारे को कई बार ऐसा होता है, आपको ये सब कभी चैलेंज आता है यंगस्टर्स को, अरे यार मेरा बच्चा तो छोटा है, वो तो रिस्क ले सकता है, उसको तो अभी इक्विटी में लगाना चाहिए। कितने लोगों को ऐसा चैलेंज आता है, मेरा बेटा ही लगा रहा है, आता है ऐसा, राइट, जो नए, हाँ ये पेरेंट्स ना फक्र से कहते हैं, वो हमारी तरह एलआईसी में पैसा नहीं लगाएगा, एलआईसी में 20 साल के बाद आपका पैसा भी वापस नहीं मिलता, उसका इन्फ्लेशन है, आपकी एलआईसी कवर नहीं करती है। वो
फाइनेंशियल पिरामिड नहीं बताया ना, उसको इनकम माइनस सेविंग नहीं बताया, एक्चुअल में ये कहानी है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये समझिए कि जो यंगस्टर नया नया बच्चा जॉब स्टार्ट किया या बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो सबसे पहले क्या कहता है, मेरे को इक्विटी में लगाना है। पूछता ना सर, अच्छा साथ में अच्छा म्यूचुअल फंड करना है, अच्छा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, पूछ लेता ना, आपसे भी पूछता है, करना वही है जो आपसे स्टैंप लगवा रहा है, तो आपने उसको बताना कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए आप ये समझ लेते हैं। कहते हैं देखो ये ना एक क्या बोलते हैं सर इसको, क्वाड्रेंट बोलते हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग क्वाड्रेंट। कहते हैं ये यंगस्टर्स के साथ ये बात करो, उसको बोलो सर देखो ऐसा है, ये ना रिस्क प्रोफाइलिंग क्वाड्रेंट है, यहां पर हमारे को इससे ये पता चलता है किस बंदे को किस तरह का रिस्क ले सकता है और कितने तरह का रिस्क नहीं ले सकता। यहां पर बात आ रही है कि विलिंग टू टेक रिस्क, यानी कि ये एक्स एक्सिस में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो रिस्क ले सकता है, और यहाँ पे है कैपेसिटी, उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे लो है यहाँ पे हाई है, राइट। अच्छा, ये वाला क्वाड्रेंट क्या कहता है कि यहाँ पर वो विलिंग भी नहीं है रिस्क लेने के लिए और उसकी कैपेसिटी भी लो है, और ये वाला क्वाड्रेंट क्या कहता है, वो विलिंग भी नहीं है लेकिन उसकी कैपेसिटी हाई है, और ये वाला क्वाड्रेंट क्या कहता है, वो बहुत ईगर है, वो चाहता है रिस्क लेना लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है। और ये वाला क्वाड्रेंट क्या कहता है, ये वाला, कि इसमें उसके पास विलिंग भी है और कैपेसिटी भी है। ये किसी को समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, क्या गया? हाँ, मतलब ये बंदा जो यहां से यहां का, यहां पर वो रिस्क लेना नहीं चाहता, यहां रिस्क लेना चाहता है। ईगर मतलब इच्छा है रिस्क लेने की, यहां पर रिस्क लेने की इच्छा नहीं है। वाई एक्सिस में क्या कह रहा है, उसकी कैपेसिटी थोड़ी है लो, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। सिर्फ इतना समझा पहले हमने, राइट। कैपेसिटी का मतलब क्या है, क्षमता, उसकी क्षमता। क्षमता कैसे हुई, मतलब उसके पास ऑलरेडी एसेट्स हैं, उसके पास एसेट्स हैं कि वो रिस्क ले भी लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब आप ये बताइए, जो यंग बच्चा है जिसके अभी कोई सेविंग्स नहीं है और शादी करने वाला है, वो कहां खड़ा होगा, उसकी कैपेसिटी है ना, माँ बाप की कैपेसिटी है ना, माँ बाप के पैसे पे जी रहा है ना, अदरवाइज अपनी तो नहीं है, तो वो कहां आया, उसकी कैपेसिटी लो है लेकिन उसकी विलिंगनेस कितनी है रिस्क लेने की, यहां पे है। कैपेसिटी है नहीं लेकिन रिस्क ये लेना चाहता है। समझ में आ रही है? यस नो में भी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम एक 50 साल का बंदा है उससे बात कर रहे हैं, वो बंदा है उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास एफडीज पड़ी हुई है, रियल एस्टेट है, लेकिन वो कहता है यार मेरे को ना यार इक्विटी नहीं समझ में आती, और वो उसका अनविलिंग है, वो विलिंग ही नहीं है, वो चाह रहा है कि यार मुझे रिस्क ही नहीं लेना। वो यहां पे खड़ा है, वो यहां खड़ा है, वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा, नहीं कैपेसिटी हाई है लेकिन विलिंग नहीं है। लेकिन अगर कैपेसिटी भी और विलिंग भी है तो यहां आ जाएगा, नहीं वो उसमें आएगा सर, सॉरी कैपेसिटी भी और विलिंग भी है तो यहां आ जाएगा। कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी है और विलिंग नहीं है, हाँ कैपेसिटी है पर विलिंग नहीं है तो यहां आएगा, कैपेसिटी भी है विलिंग भी है तो यहां आएगा। ये समझ में आ किसी को? नहीं समझ आया तो पूछ लेना दोबारा। अच्छा, अब आप बताओ, जो यंग बच्चा है और वो 1 करोड़ रुपए की उसकी तनख्वाह है और सिर्फ 10,000 रुपए की सिप की बात कर रहा है, तो उसकी क्या कैपेसिटी का कहां बोलेंगे हम? कैपेसिटी हाई है, राइट, और 10,000 रुपए की सिप की बात कर रहा है, तो उसका विलिंगनेस नहीं है। फिर अब हमारे को समझना ये है कि अगर नया नया बच्चे ने बिजनेस स्टार्ट किया, नया नया बच्चे ने जॉब स्टार्ट की, तो हमने ये देखता है उसकी कैपेसिटी, उसकी 3 बहनें ब्याने वाली पड़ी हुई है, या आज की डेट के हिसाब से करें 1 बहन ब्याने वाली है, फादर रिटायर है, राइट, क्या वो रिस्क ले सकता है? उसकी कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी है ही नहीं, तो उसको रिस्क लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा 45 साल का है, उसका पैसा है, कैपेसिटी है, और वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, तो उसको दो ना म्यूचुअल फंड। उसका तो पैसा है, अगर थोड़ा बहुत डूब भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आ रहा है यार? म्यूचुअल फंड बंद नहीं करना है पर कहां बेचना है वो देखना है। तो जिसकी कैपेसिटी हाई है और अनविलिंग है, उसको आप विलिंग बनाओ, लेकिन जिसकी कैपेसिटी नहीं है और वो विलिंग है, तो उसको बताओ भाई तेरा तो रिस्क लेने की कैपेसिटी ही नहीं है, तू देख क्यों रहा है, तो भैया इस चीज को समझो, राइट। ऐसे यार उदासीन से बोल
नहीं, ताकि उनको उस फोटोग्राफ से कुछ समझ नहीं आएगा, अगली बार आएंगे। ये फोटोग्राफ तो YouTube पे भी अवेलेबल है, Facebook पे भी है, Google पे भी है, सब जगह है, लेकिन इनका मतलब कम्युनिकेट कौन करेगा? रोचक भाई करेंगे, ताकि अगली बार रोचक भाई की क्लास हो तो ये हॉल जैसे आज 60 लोग बैठे हैं तो 100 लोग भरे हों। दोस्तों जैसे सर बात कर रहे थे, स्विमिंग पूल में ये गए तो इन्होंने देखा कि 3 फुट में तैरना है या 12 फुट में। ऐसे ही मैं भी एक बार स्विमिंग पूल में गया और जैसे मैं अपना फॉर्म भर रहा था, मेरे साथ एक सरदार जी भी फॉर्म भर रहे थे, तो मैंने देखा, जैसे नजर गई, उन्होंने भी ज्वाइन किया, मैंने भी किया। तो मेरे को समझाया गया था कि आपको 3 फुट में पहले फ्लोटिंग सीखनी है, फिर उसके बाद 6 फुट में, फिर 9 फुट पे 12 फुट। तो मैं तो वहीं फ्लोटिंग कर रहा था 3 फुट में, जैसे ट्रेनर ने बोला तो सरदार जी, मैंने देखा वो 12 फुट में छलांग मार रहा। मैंने कहा भाई तू तो मेरे साथ ही तो आया था, तू 12 फुट में? कहता यार 3 फुट में तो जिंदगी निकल जाएगी, कब तक तैरते रहेंगे, यहाँ अगर कुछ हो गया तो ट्रेनर है ना ऊपर, तो उसने छलांग लगा। ऐसे ही हमारी जिंदगी में अगर फाइनेंशियल ट्रेनर नहीं होगा, ये स्विमिंग पूल तो बहुत बड़ा समुंदर है, जहाँ लोग आपको कहेंगे यहाँ लगा वहां लगा, सारे अंडे एक टोकरी में मत डालो, बहुत चीजें पढ़ाएंगे, लेकिन जब तक ट्रेनर नहीं होगा, फाइनेंशियल ट्रेनर कितना इंपॉर्टेंट है वो आप इससे समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा प्रधान जी को हम 2 मिनट के लिए आगे बुलाएंगे। आज मेरा आज कवि सम्मेलन है नेक्स्ट वीक फरीदाबाद में, उनकी गाड़ी में हूँ और उन्हीं के सारे सेटअप में हूँ। आज बीच में मैंने टेंट चुराया है, फिर मेरा होटल भी बुक है, मेरा कमरा भी बुक है, लेकिन मैं सोचा कि क्लास रोचक भाई आ रहे हैं तो सुन के जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। रोचक से बहुत ईर्ष्या होती है, इतना अच्छा क्यों बोलते हैं, बहुत मुश्किल से उन्होंने आज के सेशन के लिए हाँ करी, मैं आऊँगा, बहुत दिनों के बाद सुना, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। एक टूल, बहुत अच्छे टूल दिए उन्होंने, और C+D=R, ये तो जबरदस्त टूल है, मैंने इसको इस्तेमाल किया कई जगह और रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। एंड थैंक्स टू रोचक पुरी। वैसे बाय द वे सर, मैंने भी ऐसे ही शायद इंटरनेशनल कन्वेंशन में IU में C+D=R सीखा था। हाँ, उसमें कुछ और एडिशंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगी, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई थी। देखिए इसमें एक बात बड़ी क्लियर है, हमारे शास्त्रों में भी इंश्योरेंस पढ़ाया गया है। बाबा तुलसी ने एक लाइन बोली, कहो भरत भावी प्रबल, मैनेजमेंट यहाँ से शुरू हो गया। फिर क्या कहा, विलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विहार। जिस समय तुलसीदास ये चौपाई लिख रहे थे, उनके दिमाग में LIC एजेंट था, ये सब हानि लाभ बिजनेस कर सकते हैं, पर उसमें नफा नुकसान होगा, रिस्क मैनेजमेंट कौन करेगा? इंश्योरेंस एजेंट कर सकता है। जीवन मरण, जीवन का मतलब जीवन में कहीं डिस्टर्बेंस हो तो मेडिक्लेम, लंबा जिएगा तो रिटायरमेंट। तो ये सब सूत्र जो हमारे शास्त्रों में है, इनको भी कभी कभी प्रयोग कर लेना चाहिए। तो आप बहुत अच्छा सेशन के लिए धन्यवाद। बस वैसे ही धन्यवाद, वैसे धन्यवाद करना है। हाँ, बुलाना आगे ग्रुप फोटो के लिए, लेकिन उससे पहले कि हम ग्रुप फोटो करें, और रोचक जी का तो धन्यवाद है ही, हमारे बोर्ड के मेंबर हैं और आप सब जानते हैं उनका जो उनका डिलीवरी है सब्जेक्ट के ऊपर, वो सच में अद्भुत होती है। जिस तरह से बातों को आपके दिमाग में रजिस्टर कर देते हैं, जो उतार देते हैं, ये आर्ट सबके पास नहीं होता। उनका धन्यवाद दिल से, और ये प्रार्थना करूँगा उनसे कि 3 महीने में एक बार हम लोगों को संभाल लिया करें, ये प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ। अब हम फोटो के लिए आएंगे, राष्ट्रगान करेंगे, 2 काम रह गया, पहले राष्ट्रगान करेंगे,
बाद में ग्रुप फोटो ओके जन गण मन अधिनायक